गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी इनके जनरल हुए हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल हुए, उन सबको हमने उनके सबके टाइम पीरियड को लिए है। उनके टाइम पीरियड में जो जो काम हुआ है हमने उनको लिया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते आए भी है और आगे फ्यूचर में भी बनते रहेंगे, राइट। और इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलर मैंने 1757 से लेके 1947 का टाइम पीरियड लिया है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि क्या क्या चीजें हुई थी उन टाइम पीरियड के अंदर और किस किस के टाइम पीरियड में वो सारा काम हुआ था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप प्लीज उसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको ज्यादा अच्छा लगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के अंदर और भी कई सारे वीडियोस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में भी हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो लेते आएंगे, राइट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्या है कि पहला है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, क्या है इसका हिसाब किताब। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ठीक है। कौन था रॉबर्ट क्लाइव? बंगाल का प्रथम गवर्नर। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर। इसका शासनकाल जो था वो 1757 से लेके 1760 ईस्वी तक था, राइट। फिर दोबारा ये एक बार दोबारा आया था। दोबारा कब आया था? 1765 से लेके 1767 के बीच में वापस आया ये, राइट। ईयर इसका इतना इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में इतना आता नहीं है, मगर फिर भी इसको याद रखना, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता। पीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में कई बार ईयर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट में है कि इसमें बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की थी। इसने क्या किया था? जैसे बंगाल में आया प्रथम गवर्नर जनरल बनना, इसने क्या किया? वहां पे द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दी। इसके अंदर क्या, इसके अंतर्गत क्या था द्वैध शासन के अंतर्गत? कि जो राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले, ये तो देखेगी कंपनी, राइट। और जो शासन चलाने की जिम्मेवारी है वो नवाबों की है। अब समझ लो अगर राजस्व है, सैनिक संरक्षण है और विदेशी मामले, अगर ये सब हटा लोगे तो शासन चलाने अब रह क्या गया, राइट। तो उसने बेसिकली क्या किया था, जो पावर थी ना वो तो सारी कंपनी के अधीन कर ली, और जो नाम मात्र की चीजें थी ना वो नवाबों को दे दी, ठीक है। फिर इसके बाद कौन है? इसके बाद है वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1774 से लेके 1785 के बीच का है, ठीक है। अब देखते हैं इसके टाइम पीरियड पे क्या क्या चीजें हुई है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, किस एक्ट के तहत, ठीक है, या किस एक्ट के दौरान बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और कौन था पहला गवर्नर जनरल? तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। इसमें क्या था, इस एक्ट के अनुसार क्या था कि जो इनका कार्यकाल था वो 5 वर्ष का निर्धारित किया गया था, कि आपको 5 वर्ष तक काम करना है इस पोजीशन के ऊपर, राइट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट और क्या था कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे इनको भी बंगाल के अधीन ले लिया था, राइट। क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसके अंडर में क्या क्या आ गया था? मद्रास और मुंबई के गवर्नर्स आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना। क्वेश्चन यही बनेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और कंपनी का पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। वॉरेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग क्या था? 1750 में एक क्लर्क के रूप में आया था कंपनी में। फिर इसने अपनी कुशलता के कारण क्या किया था? कासिम बाजार का ये अध्यक्ष बन गया, ठीक है। कासिम बाजार के अध्यक्ष के बाद क्या हुआ? इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। फिर क्या हुआ? फिर कंपनी ने इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। तो यानी कि तरक्की देखो कैसे कैसे हुई थी। 1750 में तो ये आए थे क्लर्क के रूप में, फिर इसने अपनी क्या कहते हैं योग्यता दिखाई, कुशलता दिखाई, और कासिम बाजार एक जगह है जिसका वो अध्यक्ष हो गया था। उसके बाद कंपनी ने उसको क्या किया? गवर्नर बना दिया। फिर इसने और अच्छा काम किया, फिर कंपनी ने क्या किया? उसको गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसके समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, जिसे किसने प्रकाशित किया था? जेम्स ऑंगस्टन हिक्की ने किया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत का
प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? द बंगाल गजट। कौन सा है? द बंगाल गजट भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है। कब प्रकाशित हुआ? 1780 में प्रकाशित हुआ था। किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने किया था। जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने प्रकाशित किया था। किसके टाइम पीरियड पे हुआ था ये? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके टाइम पीरियड में प्रकाशित हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया था? जेम्स ऑक्सन हिक्की ने प्रकाशित किया था। कब हुआ था? 1780 में। बच्चों अच्छे से इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, अब और आगे क्या पॉइंट्स है इसके? इसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता का एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें क्या होता है, इसके टाइम में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया 1774 का, ठीक है। उस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। मगर क्या था कि उसका जो अधिकार क्षेत्र था ना, सिर्फ वो कलकत्ता कलकत्ता था। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था कलकत्ता में, उसका जो क्षेत्र था, यानी कि जो मुकदमे सुन सकता था, वो फैसले सुना सकता था, वो सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित था। और उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन बनेगा ऐसा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1774 1774 के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, उसका पहला या उसका जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? तो वो था एलिजा एम्पे। कौन था? एलिजा एम्पे था। और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे और क्या क्या हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे प्रथम अंगल मराठा युद्ध भी हुआ था, ठीक है, 1775 से लेके 1782 के बीच में। और दूसरा अंगल और मैसूर युद्ध भी हुआ था 1780 से लेके 1784 के टाइम पीरियड के अंदर। यानी क्वेश्चन बनने का ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रथम अंगल और मराठा युद्ध है वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। और द्वितीय जो था अंगल और मैसूर युद्ध किसके टाइम पीरियड में? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। आगे देखते हैं, आगे कुछ और पॉइंट्स पे इसके रिगार्डिंग। इसी के समय में क्या हुआ था? इसके समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनता है ऐसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके टाइम पीरियड में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुई थी। अब इसके टाइम पीरियड में एक चीज और आई थी, इसके टाइम पीरियड में आई थी पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था, ठीक है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके टाइम पीरियड में आया था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में आया था। और क्या किया था इसने? तो पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ना, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, और इंग्लैंड चले गए थे वापस। जब इंग्लैंड वापस चला गया था ये, तो इससे महाभियोग चलाया गया था। ऐसा क्यों था? ऐसा बेसिकली इससे था कि देखिए, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक एक्ट पारित किया, ठीक है, और कंपनी के एक बंदे ने इसका विरोध किया। तो जाहिर सी बात है, कंपनी ने ही एक्ट पारित किया और कंपनी का एक मतलब उच्च अधिकारी ने इसका विरोध किया, तो फिर उस पर महाभियोग तो चलना बनता ही है। तो जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया उसके विरोध में और ये इंग्लैंड चले गए, तो इस पर क्या किया गया? इस पर महाभियोग चलाया गया। अब क्या था इस एक्ट के अंतर्गत? क्या था इस एक्ट के दौरान? इस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि दोहरे प्रशासन के बारे में बात की गई थी, ठीक है, दोहरे प्रशासन का आरंभ किया गया था। इसमें दो पॉइंट से इसमें था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामलों को देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों को देखेंगे। इन्होंने क्या कहते हैं, इस एक्ट ने इसने दोहरे प्रशासन को बना दिया था कि दो दो बॉडीज होगी अलग अलग। एक बॉडी तो होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो व्यापारिक मामलों के बारे में देखा करेंगे, उससे पे सारा कंट्रोल रहा करेगा। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की रहेगी जो राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। इसी के विरोध में क्या किया था? वॉरेन हेस्टी ने इस्तीफा दे दिया अपना, भैया ये चले गए इंग्लैंड। और वहां पे कंपनी ने क्या किया? इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं कर्नलवालिस, ठीक है। तो कर्नलवालिस का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1786 से लेके 1793 तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद ये एक 1805 में दोबारा आया था, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि कर्नलवालिस 1786 से लेके 1793 तक का बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, ठीक है। कर्नलवालिस का टाइम पीरियड क्या रहा है? 1786 से लेके 1793 तक का टाइम पीरियड रहा है। अच्छा बच्चों, एक चीज है, एक बात है, इंपॉर्टेंट ही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि ना, ये सब ये हमारी सोच है हमारी। एक टाइम पीरियड था जब इंडिया जो था इनके कंट्रोल में था, राइट। यहाँ पे जो हुकूमत होती थी इनकी हुआ करती थी। उस टाइम पीरियड के हिसाब से क्या होता था, ये लोग अपने अपने नाम के आगे लॉर्ड वर्ड यूज करा करते थे, राइट। और उस हिसाब से क्या होता था कि जो वहाँ की जनता थी उस समय हमारे देश की, वो उनको लॉर्ड कह के बुलाते, जैसे लॉर्ड कर्नवालिस बोला बोला करते थे, लॉर्ड वॉरिंग हेस्टिंग बोला करते थे, राइट। वो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड है नहीं।
मगर अभी भी क्या है कि अभी भी अगर आप कोई बुक्स उठा के देखते हैं, राइट, हिस्ट्री की कोई बुक्स उठा के देखते हैं, तो उसके अंदर इनके आगे ना लॉर्ड वर्ड लिखा होता है। अगर हम समझे तो लॉर्ड वर्ड जो है ना वो अ, भगवान के लिए यूज होता है। ठीक है, लॉर्ड जो वर्ड है वो भगवान के लिए यूज होता है। और वो वर्ड ये लोग यूज करते थे क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे उस टाइम पीरियड के अंदर। चलो ठीक है, वो टाइम पीरियड जो भी था इनका था, मगर आज तो वो टाइम पीरियड नहीं है। मगर आज भी बुक्स में इनके नाम के आगे लॉर्ड लिखा होता है, और बच्चे भी पढ़ते हैं ऐसा। मैंने देखा है बहुत से बच्चों को वो ऐसे ही पढ़ते हैं, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, उनके मुंह पे रटा ही ऐसा होता है। तो ऐसे रटना नहीं है यार, खुद समझो इस चीज के बारे में। आप क्यों, देखिए ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, अगर आप मेरे से सहमत हो तो इस ओके, अच्छी बात है। नहीं सहमत हो तो आप लॉर्ड वर्ड यूज कर सकते हो इनके सामने। मगर मेरा मानना ये है कि हमें अब थोड़ा चेंज करना चाहिए और थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करना चाहिए। और अब इस टाइम पीरियड के अंदर इन लोगों के नाम के आगे लॉर्ड वर्ड नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये अपनी कंपनी के जनरल थे, इन्होंने आके शासन किया, हमारे यहाँ बहुत लूटपाट की, बहुत कुछ किया। मगर उस टाइम पीरियड में हम इनके सामने लॉर्ड वर्ड लगा भी देते थे, चलो ठीक है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से ठीक है। मगर अभी तो ये चीज़ नहीं है ना। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी हम उसी चीज़ को फॉलो किए जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ पढ़ने का मतलब, देखो बच्चों से इतना ही नहीं है कि हमें ABCD आनी चाहिए। पढ़ने का मतलब है कि हमारा दिमाग बिल्कुल ओपन होना चाहिए, हमें सही और गलत चीज़ की परख होनी चाहिए। पढ़ाई का मतलब तो यही है ना, राइट। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है कि कर्नवालिस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो कर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या था, 1786 से लेके 1793 के बीच का टाइम पीरियड है। इसके अंदर क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, आगे क्या है इसके अंदर, इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी। क्वेश्चन बनेगा कि स्थायी बंदोबस्त पद्धति किसने के टाइम पीरियड में लागू हुई थी या किसने लागू की थी। तो किसने लागू की थी, कर्नल वालिस ने लागू की थी स्थायी बंदोबस्त पद्धति। कब लागू की थी, 1793 में। अब इसने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त पद्धति का क्या सकता था, उसके अंदर यह था कि इसके तहत ना जमींदारों को भूमि पे जो टैक्स होता है ना, भू राजस्व, उसका 90% तो कंपनी को देना पड़ेगा और केवल 10% वो अपने अधिकार में रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी ही जमीन पर खुद मेहनत कर कर जो वो पैसा कमाएंगे, जो अनाज कमाएंगे, या जो पैसा जो उससे जो भी वो क्या कहते हैं अपने घर वालों के लिए वो चीज जो उत्पादन करके निकालेंगे, जो उनकी पूरी कमाई होगी, उस कमाई का वो 90% तो कंपनी को दे दे के 10% अपने पास रखेगा। कहने का मतलब है कि अगर पूरे दिन काम करके उनको 100 रुपए मिलते हैं, तो उस 100 रुपए में से वो 90 रुपए तो कंपनी को दे देंगे और सिर्फ 10 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो समझ रहे हो, मतलब मेंटालिटी समझ रहे हो उन लोगों की, कि ये लोग इतनी अति थी इनकी, इतनी ज्यादा अति थी कि आप सोचो कि मतलब एक होता है ना खून चूसना, उसका हिसाब किताब था कि इन्होंने, आप खुद सोचिए ना कि अगर मान लो 50-50% भी हो तो समझ आता, 60-40% हो तो भी समझ आता, राइट। मतलब इतना आती था कि आप कितनी मर्जी मेहनत कर लो, कितनी मर्जी मेहनत कर लो, कि आप अपने परिवार को पाल ही नहीं सकते। ये हिसाब किताब था। क्योंकि समझो ना कि आप पूरी दिन मेहनत करके 100 रुपए कमा के सिर्फ 10 रुपए अपने लाके घर वालों को दे रहे हो, तो उसका मतलब आप तो कुछ, मतलब एक टाइम की रोटी खाने लायक भी नहीं हो। तो ये इनकी इनकी पॉलिसी थी, जिसके अंतर्गत लोगों को बिल्कुल खून चूसा गया था लोगों का अच्छे से। तो स्थायी बंदोबस्त पद्धति क्या थी, इसके अंदर क्या था कि जो जमींदार थे उनसे तो 90% कंपनी को देना पड़ता था और 10% वो सिर्फ अपने पास रख सकते थे। ठीक है, आगे क्या किया था इसने, कुछ काम इन्होंने ऐसे भी किए थे जो आज की डेट में हमारे लिए बड़े फायदेमंद है, मगर उस टाइम पीरियड के हिसाब से इन्होंने ये वो चीज सारी चीजें अपने ही बेनिफिट के लिए की थी, राइट। इन्होंने क्या किया था, कर्नावालिस ने क्या किया था, कर्नावालिस ने कर्नावालिस को क्या कहा जाता है, भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। तो कर्नल वालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है, राइट। अब क्या है, इसकी मृत्यु के बाद गाजीपुर में इसका मकबरा बनाया गया। गाजीपुर एक जगह का नाम है जहां पे जब ये इसकी मृत्यु हो गई थी कर्नल वालिस की, इसकी मृत्यु के बाद इसका वहां पे मकबरा बना दिया गया है। और आज की डेट में क्या है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो इसकी देखरेख करता है, राइट। कहाँ पे है, गाजीपुर में है। ठीक है, क्या क्या किया था इसने, स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी, और क्या किया था, भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं किसको, कर्नल वालिस को। आगे क्या पॉइंट्स है इसके, कर्नवालिस के समय जिला के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए थे। यहाँ ये कह रहा है कि कर्नवालिस के टाइम पे कर्नवालिस ने क्या किया था कि जिला के जितने भी अधिकार थे ना, जितने भी पावर्स थी, वो उसने कलेक्टर के हाथ में दे दिया था। ठीक है,
इसने कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार के लिए मना कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था व्यक्तिगत व्यापार के लिए। यानी कि उस समय क्या होता था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे, अपना पर्सनल बिजनेस भी करते थे। तो इसने क्या किया इसने क्या किया, अपने टाइम पीरियड के अंदर उनको बोला कि आप कोई भी, जो भी कंपनी का कर्मचारी है, ठीक है, वो कोई भी अपना पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकता है, ठीक है, खास तौर पे जो इंडियंस है उनके साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, ठीक है। इन्होंने भारतीय न्यायाधीश नियुक्त जिला अदालतों को समाप्त कर दिया। तो कर्नल वाइस ने क्या किया था, तो भारतीय अदालत थी, भारतीय जिला युक्त अदालत थी, उनको समाप्त कर दिया और उसके स्थान पे क्या किया, 4 भ्रमण करने वाली, घूमने वाली अदालतें लागू कर दी। इसमें क्या किया, बंगाल के लिए उसने 3 अदालतें लागू की और बिहार के लिए उसने 1 अदालत नियुक्त की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सर जॉन शोर। इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है 1793 से लेके 1798 तक के बीच का टाइम पीरियड है। क्या कहता है उसने कि जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसके समय में ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटिश संसद थी, ने 1793 का चार्टर एक्ट पास किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर बनेगा कि ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट किसके टाइम पीरियड में पास किया था, तो जॉन शोर के टाइम पे पास किया था। इसके शासनकाल में निजाम और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे खुर्दा खुर्दा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जॉन शोर ने क्या किया था, हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, अगला क्या है, वेलेजली। ठीक है, इससे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेलेजली, और वेलेजली का टाइम पीरियड है 1758 से लेकर 1805 तक का। ठीक है, इसने सहायक संधि पद्धति लागू की। सहायक संधि पद्धति लागू की भारत में। इससे पहले सहायक संधि का प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। क्वेश्चन 2 बनेगी यहां से। क्वेश्चन क्या क्या बनेगे कि भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि की पद्धति किसने लागू की थी। तो ठीक है, तो भारत में अगर पहले पूछे तो अगर फ्रांसीसी के बारे में पूछे तो किसने की थी, गवर्नर डुप्ले ने की थी। और अगर पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो वेलेजली ने की थी। ठीक है, आगे एक पॉइंट कह रहा है कि सहायक संधि को मानने वाले राज्यों में सबसे प्रथम राज्य कौन था, हैदराबाद था। तो हैदराबाद एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले सहायक संधि के लिए हाँ कर दी थी। इसी के समय काल में टीपू सुल्तान चौथे अंगल मैसूर युद्ध यानी कि 1799 में मारा गया था। तो अगर पूछे कि किसके टाइम पीरियड के अंदर टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो कौन से युद्ध में हुई थी, तो चौथे युद्ध में हुई थी। कौन सा चौथा युद्ध, अंगल और मैसूर युद्ध में हुई थी। 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। किसके टाइम पीरियड में, वेलेजली के टाइम पीरियड में। ठीक है, और ये क्या कहता था स्वयं को, खुद को क्या कहता था, ये बंगाल का शेर कहता था अपने आप को। आगे है, इसी के समय में 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए, इसी के समय में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए। यानी कि इस टाइम में जो था कि इसके टाइम में कलकत्ता के अंदर क्या था, नागरिक जो है नागरिक सेवा के लिए भर्ती शुरू हो गई थी। युवकों को प्रशिक्षण करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके टाइम पे क्या हुआ था कि इसके टाइम में फोर्ट विलियम कॉलेज है, ठीक है, वो बनाया गया था। और वहां पे क्या गया था, वहां पे जो लोग थे, जो जिनकी भर्ती की गई थी, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने देने के लिए चलता रहा। क्या करते थे, तो अंग्रेज थे ना, उनको हिंदी तो आती नहीं थी, राइट। तो उन्होंने कॉलेज बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना की। और जितने भी ये थे अंग्रेज, इनको क्या क्या करते थे, प्रशिक्षण दिया जाता था। तो 1854 तक यहाँ पे क्या होता, तो जो जितने भी अंग्रेज लोग होते थे ना, उनको यहाँ भारतीय भाषा क्या आती, बेसिकली हिंदी थी, राइट। तो हिंदी की शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पे क्लासेस लगती थी हिंदी की। जो कौन लेता था, अंग्रेज लोग लिया करते थे। ठीक है, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए इंग्लैंड में हैलीबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन बन जाए तो यहाँ से ऐसे बनेगा कि इंग्लैंड में हैलीबरी ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना किसके टाइम पीरियड में हुई थी, तो वेलेजी के टाइम पे हुई थी। यहाँ पे क्या था, 1806 में जो अधिकारी भारत भेजे जाते थे, ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो भारत भेजे जाते थे, इनकी पहले शिक्षा होती थी, इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती थी। तो कहाँ दी जाती थी, तो इंग्लैंड में एक हैलीबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज था, वहां दी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो सहायक संधि है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन जाता है और हमें पता भी होना चाहिए। तो सहायक संधि की विशेषताएं क्या है इसकी, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले भारतीय शासकों को अपने स्वयं की सेना बलों को भंग करना पड़ा।
मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन जिन, जैसे कि किसने की थी, हैदराबाद ने की थी सहायक संधि, राइट। तो इसके अंदर क्या था कि जो भारत के जो क्या कहते हैं नवाब थे या जो राजा थे, जो भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करते थे, वो खुद की जो सेना होती थी, जैसे पहले क्या था, राजाओं की सेना हुआ करती थी, तो क्या था कि अब इस संधि के अंतर्गत क्या था कि उनको सेना रखने का अधिकार नहीं था। यानी कि आप खुद के लिए सेना नहीं रख सकते हो, ठीक है। और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। यानी कि क्या किया इन्होंने, एक तरह से देखो क्या माइंडसेट है कि इन्होंने क्या किया, सहायक संधि कर दी, संधि करी, उसके अंदर कहा गया कि तुम अपने यहाँ पे अपने अधिकार में अपने राज्य के अंदर अपने बंदों को सेना में भर्ती नहीं करोगे, उसको खत्म कर दो, उसको अब अपनी सेना को खत्म कर दो, हटा दो उन लोगों को सबको। और जो अंग्रेज लोग हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके जो बंदे हैं उनको तो अपनी सेना में भर्ती करो। अब खुद सोचो, आपके आपका राज्य है, आप राजा हो, ठीक है, आपके राजा के अंदर आपकी प्रजा है, मगर आपकी सेना नहीं है। तो आपकी सेना ही नहीं है, तो कभी कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई युद्ध हुआ, कुछ भी वट में कोई भी चीज हुई, तो आप किसको बोलोगे? अपनी सेना को तो बोल नहीं सकते, क्योंकि आपकी सेना तो है नहीं। और जो सेना है वो तो किसकी है, वो ब्रिटिश की है। तो पहले आपको ब्रिटिश के पास जाना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा। अगर वो एग्री हो गए उस पॉइंट ऑफ व्यू, तब वो आपकी सहायता करेगी, ठीक है। तो इनका ये कहने का मतलब ये था कि सहायक संधि के अंदर कि तुम जो भी अंदर सहायक संधि करेगा हमारे साथ, उनको अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी और अपने क्षेत्र के अंदर ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वे भुगतान करने में असफल हुए तो उनके क्षेत्र में से एक भाग अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। ये उससे भी ज्यादा बेहतरीन था। समझिए इनका माइंडसेट क्या था, ये कहते कि एक तो तुम्हें अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को रखना पड़ेगा, और उस सेना के लिए तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि उस सेना की जो सैलरी होगी, जो भी पैसा होगा, उसका जो खर्चा होगा, वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम उसको नहीं दे पाओगे, उनको सैलरी नहीं दे पाओगे, उनको मतलब उनको क्या कहते हैं तुम, मतलब उनके जितने भी उनके जो खर्चे होते हैं तुमको नहीं निकाल पाओगे, उसमें तुम अगर असफल रहोगे, तो तुम्हारे क्षेत्र में से कोई एक भाग जो है ना, वो अंग्रेज को सौंप दिया, मतलब अंग्रेज उस पर अधिकार कर लेंगे। मतलब क्षेत्र को हड़पने के लिए कितनी बेहतरीन इन्होंने नीति अपनाई थी कि पहले तो सहायक संधि है, सहायक मतलब हेल्प, मतलब इसमें कोई हेल्प तो है नहीं, मगर इन्होंने रखा उसका नाम सहायक संधि, जिसमें वो क्या करेंगे, राजा महाराजा को बोलेगे तुम अपनी सेना हटा दो, हमारी सेना रख लो, और उस सेना का खर्चा भी तुम लोग देना, हम नहीं देंगे, तुम लोग देना। और अगर तुम उसका खर्चा नहीं दे पाओगे, अगर तुम उसका खर्चा नहीं दे पाओगे, तो तुम्हारे किसी क्षेत्र का एक जो भाग है वो हम लोग अपने राज्य में मिला लेंगे। नहीं कि धीरे धीरे ऐसा क्या क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, राइट। आगे इसमें क्या है कि इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह में भारतीय रियासतों की रक्षा करेगी। उन्होंने क्या बोला कि ये सब करो और हम तुम्हें क्या करेंगे, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे क्या होता है, पता नहीं एग्जाम्पल सही होगा नहीं होगा, मगर क्या होता है, जैसे मान लो मान लो कोई अंडरवर्ल्ड होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कोई डॉन वॉन होते हैं, कोई गुंडे वुंडे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं। होता है ना ऐसा कि प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऐसा है कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है कि अपनी सेना हटाओ, हमारी सेना रख लो, और तुम उसको पालो, तुम उस सारा खर्चा तुम उस पर करो, और हम तुम्हें क्या करेंगे, हम तुम्हें जो विदेशी आक्रमण कभी कुछ होता है या कोई आंतरिक कोई विद्रोह होता है, तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हम अपनी सेना से कहेंगे कि वो उसमें लड़े, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठ के गद्दी पे राज करो। मतलब राज तो क्या करना, अब तो कुछ रह ही नहीं गया था उनके हाथ में, पावर तो रह ही नहीं गई थी, क्योंकि सेना नहीं है तो पावर नहीं है, राइट। इसमें आगे क्या है कि भारतीय शासक किसी भी अन्य विदेशी शक्तियों से संधि नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जो जिन जिन लोगों ने सहायक संधि पे अपनी रजामंदी कर दी, अब वो अंग्रेजों के एक तरह से टोटल अधीन हो गए। अब वो किसी से ना किसी भी विदेशी जो हो गए ना, मतलब बाहर के देश के या बाहर के प्रांतों के भी, ठीक है, उनसे कोई संधियां नहीं कर सकते, उनसे उनका जो राजनीतिक कनेक्शन है वो टूट गया एक तरह से। इनके इसके अलावा बिना अंग्रेजों की अनुमति के एक रियासत किसी अन्य रियासत से राजनीतिक संपर्क स्थापित नहीं कर सकती। यानी कि अब क्या है, उनको बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग करके तोड़ दिया उन्होंने, और उनको धीरे धीरे कंट्रोल में ले लिया और बोल दिया कि अब तुम क्या कर सकते हो, इस संधि के अंतर्गत तुम किसी और रियासत से भी या किसी बाहरी शक्तियों से भी तुम क्या कर सकते हो, संपर्क नहीं कर सकते। मतलब तुम उनसे कोई राजनीतिक मेल जोल नहीं कर सकते, राजनीतिक कोई संधि नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है ना, वो अब खत्म कर दी गई है, राइट। फिर इसके बाद जो आए थे उसका था विलियम बेंटिक।
ठीक है। तो विलियम बेंटिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे यहाँ से, उनको करेंगे अच्छे से हम लोग। तो विलियम बेंटिक का जो टाइम पीरियड है वो 1828 से लेकर 1835 के बीच का रहा है। ठीक है, विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड क्या रहा है, 1828 से 1835 तक के बीच का रहा है। तो विलियम बेंटिक ने 1803 में, ठीक है, 1803 में मद्रास का गवर्नर था। तो विलियम बेंटिक कौन था, 1803 में पहले क्या था, मद्रास का गवर्नर था। 1833 में, 1833 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से बिल्कुल बेकायदा कि किस एक्ट के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब बात सिर्फ बंगाल तक नहीं सीमित हुई थी, अब पूरे भारत की बात आ गई थी। ठीक है, अब वो जो गवर्नर जनरल के जो वो अपनी हुकूमत करते थे बंगाल के अंदर, वो सिर्फ बंगाल के नहीं करते थे, अब पूरे भारत के लिए यूज करते थे वर्ड को। तो इन्होंने बोला है कि 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। कौन बना था, विलियम बेंटिक बना था। यानी कि क्वेश्चन बनेगा कौन सा गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, तो नाम क्या है उसका, विलियम बेंटिक था। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या था कि विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, ये तो कवर कर लिया हमने। इसके अंतर्गत क्या था, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। आगे बने के पॉइंट्स उसके कि 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसने सती प्रथा का समाप्त कर दिया। देखिए ये है कि कुछ पॉइंट इन्होंने अच्छे किए थे, कुछ पॉइंट इन्होंने बहुत बुरे किए थे। सती प्रथा जो थी वो हमारे समाज में एक क्रूर प्रथा के रूप में मानी जाती है, राइट। और इन लोगों ने क्या किया था, विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, सती प्रथा पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी, उस पर कानून बना के उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, सती प्रथा देखो हम लोगों को सबको पता ही है कि किसी भी स्त्री का अगर उनके हस्बैंड की क्या कहते हैं डेथ हो जाती है तो उनको क्या करना पड़ता था, उनके साथ सती होना पड़ता था, उनके साथ ही जलना पड़ता था, मरना पड़ता था उनके साथ ही। तो वो चीज एक अच्छी नहीं थी, समाज पे एक तरह का धब्बा था ये। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि इस चीज को समाप्त कर दिया गया था। इसने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया और धारा 17, ठीक है ध्यान रखना, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया और धारा 17 बनाकर विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। मतलब उसने कानून बना दिया और कानून बना के बोल दिया कि भाई अब से ये जो है ना, ये सती प्रथा तुम लोग जो करते आए हो ये अवैध है, मतलब कानूनी तौर पर ये अपराध है, ये कानूनी तौर पे अब तुम ये कर नहीं सकते, और जो भी इस मामले में पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। पहले तो होता नहीं था, पहले तो लोग मतलब सती प्रथा चलती रहती थी और लोग उसको मानते भी देते थे और लोग इसके अंगेज में नहीं थे। मगर राजा राम मोहन के साथ मिलकर विलियम बेंटिक ने एक इसको कानून के तौर पे बनाया और बताया कि धारा 17 के अंतर्गत कोई भी विधवा को सती होने के लिए कोई फोर्स करता है तो ये अवैध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इनसे पहले अकबर और मराठा पेशवा ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए थे, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिलती। अब इससे पहले क्या था, अकबर ने भी कोशिश की थी, मराठाओं ने भी कोशिश की थी कि सती प्रथा को क्या कहते हैं रोका जाए, क्योंकि ये प्रथा जो थी वो समाज के लिए एक कुप्रथा के रूप में थी। मगर वो क्या थे, वो इतनी ज्यादा अच्छे से रोक नहीं लगा पाए थे, क्योंकि इनका क्या था कि ये कानून के अंतर्गत काम करते थे। तो कानून लगा के इन्होंने सीधा उसको बैन कर दिया कि अब ये कानून के अंतर्गत पूरा बैन है, अब आप इस पे कुछ भी नहीं कर सकते, और जो भी इसके अपराध के अंदर क्या कहते हैं विलीन होगा, माना जाएगा इस अपराध के अंदर, उस पर मुकदमा चलेगा। तो फिर इसके बाद क्या हुआ था, बिल्कुल सती प्रथा का बिल्कुल एक तरह से अंत हो गया था। तो ये एक अच्छी बात है बहुत हमारे क्या कहते हैं समाज के लिए। आगे और पॉइंट्स क्या बनेंगे इसके, विलियम बेंटिक पर 1835 ईस्वी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। विलियम बेंटिक ने क्या किया था, 1835 में ना कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की थी। ठीक है, कॉलेज भी बनाए थे इन्होंने, कई सारी चीजें बनाए इन्होंने, बहुत कुछ था, अंग्रेजों ने बनाया बहुत कुछ था, कई सारी चीजें लागू की गई थी, कई सारी चीजें आई थी, ट्रेन भी आई थी और भी बहुत सारी चीजें आई थी यहाँ पे इनके टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इनके टाइम पीरियड के अंदर। तो क्या था, विलियम बेंटिक ने किया गया था 1835 ईस्वी में कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, आगे क्या किया था विलियम बेंटिक के समय में ही मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। मतलब इसके टाइम पे क्या हुआ था कि विलियम बेंटिक के टाइम पे मैकाले की सिफारिश के तौर पे अंग्रेजी जो शिक्षा थी ना उसका माध्यम बनाया गया था, उसको भी माध्यम, अंग्रेजी शिक्षा को भी मतलब स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा पढ़ानी शुरू कर दी गई थी विलियम बेंटिक के टाइम में, और किसके उसमें सिफारिश से, मैकाले की सिफारिश से। आगे कह रहा है कि
इसने भारतीयों को उच्चतम पद पर नियुक्त किया। विलियम बेंटिक ऐसा बंदा हुआ था जिसने क्या किया था कि हालांकि देखो ये लोग भेदभाव तो करते ही थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, और ऐसा कुछ नहीं था कि ये लोग बहुत ही अच्छे थे, मगर हाँ इन्होंने कुछ लोगों ने कुछ काम जो है वो अच्छे किए हैं। जैसे विलियम बेंटिक ने क्या किया था कि जैसे पहले भारतीयों को उच्च पद पे थे, क्या कि पहले तो ये लोग भारतीयों को बिल्कुल साथ भी नहीं बिठाया करते थे, मगर विलियम बेंटिक ने भारतीयों के लिए भी उच्च पद नियुक्त किए कि अब जो भारतीय है और जो उस पद के लिए मतलब डिजर्व करता है उनको वो पद दिया जाएगा। विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका कन्या हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरी तरफ से तो बहुत ज्यादा मतलब मतलब ये ऐसा काम किया था इन लोगों ने जो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि देखिए जो कन्या हत्या है वो आज भी होती है, ठीक है, और ये तो मतलब इसको ये नहीं कहूंगा कि कानून के अंतर्गत ये अपराध है, ये तो बिल्कुल पाप है एक तरह से, बिल्कुल ठीक है। मगर विलियम बेंटिक ने क्या किया था, इस पे भी प्रतिबंध लगाया था। तो शिशु शिशु बालिका हत्या पे, कन्या हत्या पे भी प्रतिबंध लगाया था। और देखिए हमारे हमारे समाज के अंदर कितनी ज्यादा कुप्रथाएं थी जो जो इनकी तरफ से रोकी गई, इनकी तरफ से उस पर प्रतिबंध लगाया गया, राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि विलियम बेंटिक के समय में 1833 का एक चार्टर्ड एक्ट आया, ठीक है, 1833 का एक चार्टर्ड एक्ट आया। इसके द्वारा क्या था, यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। बहुत अच्छी चीज थी ये चीज, बहुत ज्यादा अच्छी चीज थी कि 1833 में चार्टर्ड एक्ट पास किया गया विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में। और उन्हें ये बताया गया कि आज के बाद से ना, इस एक्ट के दौरान, इस एक्ट के लागू होने के बाद से कंपनी की सेवाओं में, नहीं कंपनी के अंदर जो जॉब के लिए लोग जाया करते थे, ठीक है, कंपनी की सेवा के लिए, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, ठीक है, रंग के नाम पर भी इनके भेदभाव किया जाता था। मगर इसने क्या किया, इसने एक्ट, क्योंकि देखिए ये लोग ना एक्ट को माना करते थे, कानून को माना करते थे कि अगर कानून बन गया तो फिर समझो कानून बन गया, फिर तो लागू होगा, उसको मानना ही पड़ेगा। तो ये कोई भी काम करते थे तो कानून बना के करते थे। तो विलियम बेंटिक के टाइम पे कानून बना 1833 का चार्टर एक्ट, और बता दिया गया कि आज के बाद से कोई भी बंदा जो कंपनी के अंदर आएगा, कंपनी के अंदर जॉब करेगा, उसकी सेवा सेवा करेगा, उसको धर्म, जाति, रंग और जन्म के आधार पर किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करना है। और ये अपराध है, ये एक तरह से क्या है, ये कानून के अंतर्गत ये क्या किया, इसको रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि अब कोई बंदा कंपनी के अंदर एंट्री करेगा तो आप उसको उसके रंग भेदभाव के आधार पर नहीं तोलोगे, ठीक है, उसको गुणों के आधार पर तोलोगे, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता के आधार पर तोलोगे। आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। अब चार्ल्स मेटकॉफ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए जिनसे जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, या जो जो इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ उन्हीं को कवर किया है क्योंकि सारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चार्ल्स मेटकॉफ का टाइम पीरियड क्या है, 1885 से लेके 1836 का टाइम पीरियड है, मतलब एक साल का, एक दो साल का टाइम पीरियड है इसका, कुछ नहीं है इसमें। इसके टाइम पे एक क्वेश्चन बनता है जो मैंने कवर कर लिया है। इसने अपने कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया था। पहले प्रेस पर क्या था, नियंत्रण लगा हुआ था कि मतलब आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, कुछ भी बता नहीं सकते, क्योंकि क्या होता था अगर प्रेस में नियंत्रण नहीं था उस समय तो क्या था कि वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखते थे कुछ भी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनका उनकी हुकूमत थी उस समय यहाँ पे, तो उनको तो पसंद नहीं था ये चीज, तो वो उन्होंने क्या किया था, उससे प्रतिबंध लगा दिया था। मगर जब चार्ल्स मेटकैफ आया था तो इसने अपने कार्यकाल में क्या किया, जो प्रेस पर जो नियंत्रण लगा हुआ था उसको हटा दिया, उसको फ्री कर दिया। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही बनता है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको, कौन से गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो कौन सा है, चार्ल्स मेटकफ। चार्ल्स मेटकफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑकलैंड। ऑकलैंड का टाइम पीरियड क्या है इसका, 1836 से लेके 1842 का टाइम पीरियड है इसका। क्या था इसके टाइम पीरियड में, इसके शासनकाल में ब्रिटिश संसद ने भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इस ऑकलैंड के टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश संसद थी वो कानून बनाया करती थी इंडिया के लिए। उन्होंने क्या किया, जो भारतीय विद्यार्थी थे जो जो डिजर्व करते थे, ठीक है, जो एक मतलब पढ़ाई में बड़े उत्तीर्ण थे,
तो वो क्या थे, जो डॉक्टरी की शिक्षा लेने जाते थे। जैसे आज के टाइम में होता है ना कि हम डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर की शिक्षा लेने के लिए हम बाहर चले जाते हैं, क्या कहते हैं, विदेशों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इनके टाइम पीरियड में अनुमति दी गई थी ब्रिटिश 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 संसद ने कि भारतीय विद्यार्थियों को भी अब डॉक्टर की शिक्षा के लिए विदेश जाने की परमिशन दी जाती है। इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है जीटी रोड, ठीक है, इसकी मरम्मत किसने कराई थी? ऑकलैंड ने कराई थी, ठीक है। और उस समय कहां से कहां जाती थी? उस समय कलकत्ता से दिल्ली तक जाया करते थे ग्रैंड ट्रंक रोड। और किसने बनाई थी? ऑकलैंड ने इसकी मरम्मत कराई थी। ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई किसने थी? पता है किसने कि किसने बनाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड? तो ये बनाई थी शेरशाह सूरी ने। ठीक, किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। आगे है एलिन बेरो। एलिन बेरो का क्या टाइम पीरियड है? 1842 से लेके 1844, ठीक है। एलिन बेरो का क्या टाइम पीरियड है? 1842 से लेके 1844। इसका भी देख लेते हैं, जो जो इसका इंपॉर्टेंट है वही मैंने कवर कर लिया। रविवार की छुट्टी की शुरुआत इसी के कार्यकाल में हुई थी 1843 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े मजेदार चीज भी है। हमें मालूम पड़ता है कि हम आज के टाइम में, देखिए क्या होता है, देखिए बच्चों समझना है इस चीज को, कि हम लोग बहुत सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं ना, हम उन्हीं के टाइम पीरियड की फॉलो कर रहे हैं। आज के टाइम में हमारी मेंटालिटी है, हमको पता है कि संडे की छुट्टी होती है, राइट। आज के टाइम में हमें पता है कि संडे की छुट्टी होती है, मगर ये संडे की छुट्टी आई कहाँ से? कब शुरुआत हुई इसकी? किसने शुरू किया? तो एलिन ब्रो के टाइम पीरियड में शुरुआत हुई थी इसकी, कि हर रविवार को क्या दिया जाएगा? कार्यकाल की, मतलब हर रविवार को जो ऑफिस हो गए, हालांकि उस समय तो ब्रिटिश ऑफिस होते थे, तो उनकी छुट्टी का प्रावधान रखा गया कि रविवार को उनकी छुट्टी हुआ करेगी, ठीक है। और वो धीरे 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 कंटिन्यू चलता रहा। और आज की डेट में भी क्या है? आज के डेट में जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहाँ पे रविवार की छुट्टी होती है। तो बहुत सारी चीजें हम वहीं से फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसी के समय काल में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो पहले क्या था कि पहले दास प्रथा हुआ करती थी, ठीक है। ये देखिए बहुत सारी कुप्रथा थी हमारे भारत के अंदर, ठीक है। कई सारी कुप्रथा का इन्होंने अंत कर दिया था। हालांकि इनसे पहले भी कई सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, कई लोगों ने उसको खत्म भी किया था। मगर कुछ प्रथाएं ऐसी थी जो इनके टाइम पीरियड पे खत्म हुई थी, ठीक है। तो दास प्रथा का क्या होता? दास प्रथा पे भी उन्मूलन, मतलब प्रतिबंध लगाया गया था। किस एक्ट के दौरान? तो 1843 के एक्ट 5 के अंतर्गत इस पे अनुमूलन लगा दिया कि अब कोई भी किसी को भी अपना दास नहीं बना सकता है। और देखिए दास भी ना एक बहुत ही, मान लो, एक ऐसा शब्द है कि जो मानवता के ऊपर धब्बा धब्बे के हिसाब से है। क्योंकि देखिए आप समझिए, आप खुद इंसान हो और दूसरे इंसान को आप अपना गुलाम बना रहे हो, तो सोचो कि आपकी मानसिकता क्या होगी उस टाइम पीरियड के अंदर, राइट। तो ये एक गलत चीजें थी हमारे समाज के अंदर, और अब ये चीजें नहीं है। और थैंक गॉड ये हमारे समाज में ये चीज होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब है डलहौजी, ठीक है। इसके टाइम पीरियड की बहुत सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी है, करते हैं, कवर करते हैं उसको अच्छे से। तो डलहौजी का जो टाइम पीरियड, वो क्या टाइम पीरियड है? तो 1848 से लेके 1856, यानी कि 1848 से लेके 1856 का टाइम पीरियड किसका है? डलहौजी का टाइम पीरियड है, ठीक है। डलहौजी के समय काल में द्वितीय अंगल सिख युद्ध हुआ था। तो दूसरा अंगल सिख युद्ध हुआ था, किसके टाइम पीरियड में हुआ था? वो डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ था। 1848 से लेके 1849 के बीच में हुआ था। तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था। क्वेश्चन बनेगा कि पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय किसके टाइम पीरियड के अंदर हुआ था? तो किसके टाइम पीरियड के अंदर हुआ था? डलहौजी के टाइम पीरियड के अंदर हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, मतलब विलय मतलब मिला लिया गया था, ब्रिटिश शासन के अंदर पंजाब को भी मिला लिया गया था। इसके ही समय में विश्व प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। पहले हमारे देश में क्या होता था? कोहिनूर हीरा हुआ करता था, राइट। मगर क्या हुआ था कि इनके टाइम पीरियड के अंदर जो सिख युद्ध हुआ था, तो सिख युद्ध के बाद डलहौजी ने क्या किया था? जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर हीरा, वो यहाँ से इंडिया से अपना इंग्लैंड भेज दिया था महारानी विक्टोरिया को, ठीक है। मतलब लूटपाट तो बहुत की है इन लोगों ने, और कई सारी चीजें हमारी जो इंपॉर्टेंट थी वो इन्होंने छीनी है। हालांकि अगर हिस्ट्री पढ़े तो सिर्फ इन्होंने ही नहीं किया है। अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ते हो, गजनी के बारे में, गौरी के बारे में, ठीक है। एक मेरी इंडियन क्या कहते हैं हिस्ट्री की सीरीज है, अगर आप को सही लगे तो आप जाके उसको पढ़ना अच्छे से। उसमें कई सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से कवर करने की कोशिश की गई है। उसमें समझ आएगा कि इन लोगों ने कितनी ज्यादा लूटपाट की है। मतलब स्टार्टिंग लगा लो, जब तक हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था 1947 तक, उससे पहले बस समझ लो हमारे देश में लूटपाट ही हुई है, और कुछ नहीं हुआ हमारे देश में लूटपाट। मतलब स्टार्टिंग से लेके तब तक के टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ लोगों ने यहाँ से लिया ही लिया है, सिर्फ खींचा है यहाँ से, जितना भी खून चूस सकते थे ना, सबने चूसा है।
चाहे मुगलों की बात कर लो, चाहे इनकी बात कर लो, चाहे गौरी की, गजनी की, किसी की बारे में बात कर लो, इन सब ने यहाँ से सिर्फ खींचा ही खींचा है हर चीजें, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है। इसके ही समय में विश्व प्रसिद्ध, ये हमने पढ़ लिया, इसके समय में विश्व प्रसिद्ध जो सिख राज्य का जो हीरा था, कोहिनूर हीरा, वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि डलहौजी ने 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उसे छीन लेना था। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, देखो उनका दिमाग कितना तेज था। इन लोगों ने क्या किया, डलहौजी ने क्या किया, 1852 में एक इनाम कमीशन लगाया। इनाम कमीशन क्या कहता था, इनाम कमीशन कहता था कि तुम भैया ऐसी जमीनें ढूंढो, ठीक है, जिससे भूमि पर टैक्स नहीं लग रहा है, यानी कि भूमि, ऐसी भूमि जो कर रही तो, ठीक है, उन भूमि का पता लगाओ और उनको क्या करो, उनको छीन लो, अपने उसके अंदर, सरकार के अंदर मिला लो उन जमीनों को। तो बिल्कुल इन्होंने क्या कहते हैं, अति कर रखी थी, और जितना भी इनसे जितना भी ये खींच सकते थे ना, जितना भी लोग मतलब मान लो हड़प सकते थे, इन्होंने सब हड़प लिया धीरे धीरे करके। आगे कहता है कि डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यपगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को अपनाया था। इसके अंतर्गत कई राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है की नीति किसने अपनाई थी, ठीक है। तो किसने अपनाई थी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, लैप्स की नीति किसने अपनाई थी, डलहौजी ने अपनाई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, कई राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया था। व्यापगत की जो सिद्धांत था, की नीति के अनुसार सर्वप्रथम 17, ठीक है, को 1848 में ईस्वी में अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था, और झांसी को 1853 ईस्वी में अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका जो अंग्रेजों से जो युद्ध हुआ था, वो इसी के अंतर्गत हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, झांसी को अपने राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन बनेगा कि जो लेफ्ट की नीति है, उसके अनुसार सर्वप्रथम कौन सा राज्य अंग्रेजी शासन में मिलाया गया था। तो कौन सा शासन मिलाया गया था, सर्वप्रथम 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि लेफ्ट की नीति के अंतर्गत सबसे प्रथम कौन सा राज्य था जो अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था, तो उसका नाम था 17, ठीक है। और लेफ्ट की नीति किसने लगाई थी, किसने लगाई थी, डलहौजी ने लगाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने अपने समय काल में 1856 में तोप खानों का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया। इसने क्या किया था अपने टाइम में, डलहौजी ने जो तोप खाने का मुख्यालय था, वो पहले कलकत्ता में था, ठीक है, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, मेरठ। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा किसके टाइम पीरियड में तोप खानों का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ में स्थानांतरित किया गया, किसके टाइम पीरियड में, डलहौजी के टाइम पीरियड में किया गया था, ठीक है। और इसने क्या किया, सेना का मुख्यालय था ना, वो शिमला को बना दिया इसने। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहते हैं। अब क्या किया इसने, रेलवे रेलवे लेके आया ये भारत में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन बनेगा कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं, डलहौजी को कहते हैं भारत में रेलवे का जनक। इसके समय में भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने के बीच रेल चलाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां चली। क्वेश्चन बनेगा कहां से कहां, बॉम्बे से थाने के बीच में। कब चली, 16 अप्रैल 1853 में चली। किसके टाइम पीरियड में चली थी, तो डलहौजी के टाइम पीरियड में चली थी। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं, डलहौजी को कहते हैं। प्रथम रेल कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी, बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। आगे क्या किया इसने, 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया। पहली बार जो भारत में डाक टिकट जो आई थी, ठीक है, जो लागू किया गया था डाक टिकट का पोस्ट ऑफिस एक्ट, वो किसके टाइम पीरियड में था, वो डलहौजी के टाइम पीरियड में 1854 में, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था, कब हुआ था, 1854 में हुआ था। किसके टाइम पीरियड में हुआ था, डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ था। या क्वेश्चन ये बनेगा कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1854 में पारित हुआ था, डलहौजी के टाइम पीरियड में पारित हुआ था। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, बिजली से संचालित जो तार सेवा थी, वो शुरू की गई थी किनके बीच में, कलकत्ता और आगरा के बीच में। किनके बीच में, कलकत्ता और आगरा के बीच में। क्वेश्चन बनेगा, भारत ने पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा किनके टाइम पीरियड में शुरू की थी, डलहौजी के टाइम पीरियड में शुरू की थी। कहां से कहां से शुरू की थी, कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू की गई थी भारत की पहली बिजली से संचालित तार सेवा। नेक्स्ट है इसके अंदर कि इसने अपने समय में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। मतलब क्या किया था इसने,
आगे हमने पढ़ा तो है ही कि इसने क्या किया था कि राजधानी जो थी वो शिमला को ट्रांसफर कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया, शिमला बना दी थी राजधानी। इससे क्या कि गर्मियों के टाइम में, क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा हुआ करती थी और शायद इन लोगों को गर्मी इतनी सहन नहीं होती थी, तो इसने क्या किया, जो राजधानी थी गर्मियों के टाइम पीरियड के अंदर, वो क्या करी थी, शिमला बना दी। शिमला को उसने राजधानी बना दिया, मगर ग्रीष्मकालीन की। ठीक है। 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेगा कि लोक सेवा विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा विभाग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1854 में हुई थी। किसने की थी? डलहौजी ने। किसने किसने की थी? डलहौजी ने की थी। 1854 में डलहौजी ने भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा विभाग की स्थापना करी थी। पॉइंट्स है, याद करना, नोट्स बनाने अच्छे से बच्चों, क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं से भी। आगे और क्या है, कई सारी चीजें देखो इसके ना, डलहौजी के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स है। तो नेक्स्ट क्या है कि 1853 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की गई, जिसकी उम्र सीमा 18 से 23 साल रखी गई। इसने क्या किया, एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें क्या किया कि पहले क्या था, अधिकारियों की नियुक्ति ऐसी हो जाती थी। इसने क्या किया अब कि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, जो हम लोग आज के टाइम में क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम देते हैं उसके बाद ही तो गवर्नमेंट जॉब लगती है। ऐसा तो नहीं है ना कि चलेंगे सीधा और बस जामचंद से भाईचारे से बात होगी और जॉब लग गई। ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है ना, ये इसी के टाइम पीरियड में चलाया गया था कि आपको अगर आपको कंपनी के अंदर एक अधिकारी के रूप में या कंपनी के अंदर किसी भी पोजीशन के ऊपर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको प्रतियोगिता प्रतियोगिता परीक्षा को पास करना पड़ेगा। और जिसकी सीमा क्या रखेगी इसने, इसकी सीमा रखेगी इसने 18 से 23 साल। यानी कि 18 से 23 साल के जो बंदे हैं वो क्या कर सकते हैं, इस परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की। जो पहले जो भारतीय थे ना, पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने 1863 में लंदन के अंदर जो सिविल सेवा परीक्षा हुई थी, वो उन्होंने उसमें वो एग्जाम उन्होंने क्रैक किया था। ठीक है, वो एग्जाम उन्होंने निकाल दिया था। तो पहले बंदे कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1922 में इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का भी आयोजन किया जाने लग गया। आगे 1922 में क्या हुआ, 1922 में इलाहाबाद और लंदन, पहले लंदन में हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें क्या थे, जो सत्येंद्र नाथ थे, जो पहले बंदे बने थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की जो दी थी और सफलतापूर्वक ये क्या कहते हैं उसमें पास हो गए थे। उसके बाद लंदन और इलाहाबाद, इन दोनों जगह पर 1922 में इन दोनों जगहों पर सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित किए जाने लगी। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि डलहौजी के समय में 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा कि वुड डिस्पैच किसके टाइम पीरियड में लागू किया गया था? डलहौजी के टाइम पीरियड पे लागू किया गया था 1854 में। तो डलहौजी के टाइम पीरियड में, डलहौजी के समय काल के अंदर 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया गया था। सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में काम करते थे। ठीक है, उसके अध्यक्ष के रूप में काम करते थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया वुड डिस्पैच क्या चीज थी? बेसिकली क्या था, जो चार्ल्स वुड थे, कौन थे चार्ल्स वुड? उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अध्यक्ष थे वो। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि भारत के अंदर भावी शिक्षा के लिए उन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई और इस योजना को उन्होंने किसको भेजा? भारत के जो उस समय के जो भारत के गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उनको भेजा 1854 में, अपना सुझाव पत्र भेजा। जो ये सुझाव पत्र था, इसी को ही वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। आगे करते हैं। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह पहला ये पहला इतना व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत शिक्षा प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा दी थी। मतलब ये पहला ऐसा मान लो वुड डिस्पैच एक ऐसा पहला प्रस्ताव था ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से, जिसने हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा जो यहाँ पे क्या कहते हैं व्यवस्था थी, उसको एक नई दिशा दी थी। ठीक है।
इसके अंतर्गत सरकार को जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करने के लिए कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि इस जो वुड डिस्पैच था, इसके अंदर क्या कहा गया था कि जो जन साधारण लोग है, जो लोग है, ठीक है, जो जनता है, इनकी जो शिक्षा की जिम्मेदारी है ना, वो कहा गया तो सरकार अपने से व्यय करे। जैसे आपको आप बताता हूँ कि क्या होता है। आज के टाइम पीरियड के अंदर आपने क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल सुने होंगे, राइट? अब गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, फीस थोड़ी होती है वहाँ पे, फीस तो होते नहीं है, राइट? तो उसका जो खर्चा होता है वो कौन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है उसका खर्चा। तो जो ये जो चीज़ जो हम आज कर रहे हैं, ये किसकी बनाई हुई है? ये वुड डिस्पैच जो क्या कहते हैं, वुड डिस्पैच की जो इनकी प्रणाली आई थी, जो इनकी नीति थी, उसके अंतर्गत ये चीज़ें आज भी फॉलो हो रही है। और आज भी क्या हो रहा है कि जो सरकार है वो जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रही है। हालाँकि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, मगर आज भी हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है और उसका जो खर्चा वो सरकार देती है। और जो ये पॉलिसी या मान लो जो भी ये प्रक्रिया है, ये कहाँ से आई है? ये वुड डिस्पैच से आई है। और किसके टाइम पीरियड में थी? ये डलहौजी के टाइम पीरियड में थी। ठीक है ना? बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो उनके टाइम पीरियड की चीजें हैं जो आज भी चल रही है। आगे नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? इसमें अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम तथा देशी भाषा को स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम रखने का सुझाव दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जन साधारण की शिक्षा का भार तो अपने ऊपर ले लिया। इन्होंने कहा जो अंग्रेजी शिक्षा है ना, उसको उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया, यानी जो हाई स्कूल है उसमें ये चीज अंग्रेजी शिक्षा रखी जाएगी। और जो देसी लैंग्वेजेस है ना, जैसे हिंदी होगी, बाकी जो लैंग्वेज होगी, इसको स्कूल स्तर पर, मतलब निम्न निम्न स्तर पर रखा जाएगा ना। छोटे बच्चों को हिंदी भी नहीं सिखाई जाएगी और छोटे जो बड़े बच्चे हो जाएंगे उनको इंग्लिश की शिक्षा भी दी जाएगी। आगे क्या है कि वुड डिस्पैच के अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किए जाने का सुझाव दिया गया। वुड डिस्पैच के अंदर क्या बताया गया? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि हर एक प्रांत के अंदर ना एक लोक शिक्षा विभाग होना चाहिए जो उसकी देखरेख कर सके। ठीक है? इसके अंतर्गत सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष पर जोर लगाया गया। मतलब इन्होंने ये बोला गया कि जो मान लो जैसे स्कूल कॉलेज तुम खोल दो, ठीक है, अच्छी बात है, तुम स्कूल कॉलेज खोल दो, उसका खर्चा भी तुम कौन करेगी? गवर्नमेंट कर लेगी, ठीक है। मगर इन्होंने बोला कि इसके अंतर्गत जो सरकारी शिक्षण संस्थान होंगे ना, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, उसमें ना धर्मनिरपेक्षता पर जोर डाला गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि तुम फिर वही बात होगी कि तुम जाति के आधार पर, धर्म के, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया के अंदर ये आज भी है, ये बहुत टाइम पहले भी था और बहुत टाइम पहले भी था कि हमारे में क्या था कि हम लोग आपस में ही ना यहाँ पे कास्ट सिस्टम और रंग की नीति की, कोई काला है कोई गोरा है, ये चीज़ें पहले बहुत थी। अभी भी कई जगह पे ये चीज़ फॉलो होती है, ठीक है। तो आपस में ना हमारा खुद का ही मतभेद नहीं था, ये फैक्ट है हमारे समाज की। एक मान लो एक एक धब्बा है हमारे समाज के ऊपर, क्योंकि इसमें क्या था कि हम लोग खुद ही आपस में इतने, अब खुद सोचिए ना कि अंग्रेज, एक कहीं मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी लाइन थी, मैं शेयर करता हूँ आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा था उसको पढ़ के। और बहुत ही वो एक लॉजिकल चीज थी। तो उसमें वो कहा था कि जो अंग्रेज लोग जब वो भारत आए थे ना, तो अपने साथ सेना लेके नहीं आए थे। जब अंग्रेज लोग भारत आए थे तो अपने साथ सेना वेना लेके नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो भारत के लोग हैं ना, वो इस मेंटालिटी के है कि अगर हम उन्हें फूट डालेंगे ना, किसी भी पॉइंट को रख के, जाति को रख के, रंग को रख के, किसी भी चीज को रख के, अगर हम फूट डालेंगे ना, तो वो बहुत जल्दी मान जाएंगे और आपस में टूट जाएंगे। तो समझो कि उन लोगों ने हमें जो मारा है ना, वो किसी हथियार से नहीं मारा है, उन्होंने अपने दिमाग से मारा है। उन्होंने उन लोगों ने हमें, जो उन्होंने इतने 200 साल तक हम पे राज किया है ना, वो किसी हथियार के बलबूते पे, देखिए समझो ना आप खुद, उनकी संख्या इतनी नहीं थी, उन लोगों की संख्या इतनी नहीं थी कि हम लोग उन पे हावी नहीं हो सकते थे, मगर फिर भी हम उन पे हावी नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमारे में आपस में एकता ही नहीं थी, राइट? अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हमें आपस में इतनी एकता ही नहीं थी। कई जगह तो अगर आप 1857 की क्रांति को पढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कई जगह प्रांतों ने ना, कई जगह राजाओं ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही साथ दिया है। मतलब 1857 की क्रांति को दबाने के लिए ही भारतीयों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया है। मतलब समझो कि क्या मेंटालिटी थी हमारी उस समय, ठीक है। तो इसी वजह से तो ये था कि वो कुछ चंद लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो इतने बड़े भारत के इतने सारे लोगों के ऊपर हावी हो गए और उन्होंने यहाँ पे अपने ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी। वो अपने ही कानून बना रहे हैं, अपनी चीजें लागू कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी क्योंकि हमें एकता नहीं थी। और देखिए, एकता बहुत जरूरी है, ठीक है, और जरूर होनी चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं है।
तो चलिए दोबारा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में क्या था कि तो पहला पॉइंट तो हमने कर लिया यहाँ पे कि जो वुड डिस्पैच था उसके अंतर्गत क्या था कि हर एक प्रांत में क्या किया था, लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि भी है जो सरकार जो होगी वो गवर्नमेंट जो होगी वो सरकारी जो शिक्षण संस्थान है उसमें जो धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाएगी। मतलब किसी को धर्म के नाम पर ऐसा नहीं होगा कि इस धर्म के लोगों को एडमिशन मिलेगा, उस धर्म के लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। सबको धर्म समान उसमें समझा जाएगा। फिर क्या कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है इसका थर्ड पॉइंट कि डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं? तो किसे कहते हैं? डलहौजी को कहते हैं आधुनिक भारत का निर्माता। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इसके हैं ना जो इसने अच्छे किए हैं हमारे क्या कहते हैं लोगों के लिए। बहुत सारे पॉइंट्स इसने गलत भी किए हैं, बहुत सारे पॉइंट अच्छे भी किए। मगर क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन ये बनेगा कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डलहौजी को कहा जाता है आधुनिक भारत का निर्माता। नेक्स्ट है डलहौजी ने भारत ने पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी किसने की थी? डलहौजी ने की थी। तो भारत में सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? डलहौजी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए डलहौजी से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे है इस विभाग का मुख्य कार्य सड़कों, पुल, सरकारी भवनों का निर्माण कराना था। मतलब जो गवर्नमेंट से आज के टाइम में भी है ना कि सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं या गवर्नमेंट ऑफिस बनाने हैं, तो कौन करता है इसका काम? तो एक विभाग होता है जो इसका सबका निर्माण करता है। तो उसका निर्माण कब किया था, किसने करवाया था? तो डलहौजी ने करवाया था उसका निर्माण। ठीक है। उच्च शिक्षित इंजीनियरों को निर्माण के काम की देखरेख के लिए इंग्लैंड से लाया गया था। व्यापक पैमाने पर सिंचाई के कार्य भी किए गए थे। मतलब क्या किया गया था, इन्होंने सड़कें, पुल और सरकारी भवनों का बनाना का निर्माण करना शुरू कर दिया था। और उसके लिए जो उच्च शिक्षित इंजीनियर है, ठीक है, इन सबको बनाने के लिए उच्च शिक्षित इंजीनियर जो है उनको कहाँ से लाया गया? इंग्लैंड से लाया गया था यहाँ पे। और इन्होंने क्या किया, सिंचाई कार्य में भी काफी योगदान दिया। सिंचाई के लिए बहुत सारा काम किया इन लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट में है जो गंगा नहर है, गंगा नहर का निर्माण पूरा कराया गया था किसके टाइम पीरियड में? डलहौजी के टाइम पीरियड में। और 8 अप्रैल 1854 को इसका उद्घाटन किया गया था। कई पुल और नहरों का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नहर का निर्माण किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ था गंगा नहर का निर्माण। ठीक है, कब हुआ था? 8 अप्रैल 1854 को हुआ था। नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी इसने कराया था। निर्माण मतलब इससे मरम्मत कराई थी बेसिकली उसकी। ठीक है, क्योंकि ग्रैंड ट्रंक का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और डलहौजी ने क्या की थी? ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी इसने करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है डलहौजी के समय में रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया गया था। तो रुड़की में जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका निर्माण कब कराया गया था? डलहौजी के टाइम पीरियड में कराया गया था। ठीक है, डलहौजी ने करवाया था उसका निर्माण। डलहौजी ने मद्रास, उड़ीसा और मध्य प्रांतों में प्रचलित मानव बलि की प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। इनका विश्वास था कि मानव की बलि देने से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। तो देखिए ये हमारे एक समाज की और एक कुप्रथा थी। डलहौजी ने क्या किया था? मद्रास, उड़ीसा और मध्य प्रांत जो थे यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मानव बलि मतलब आदमियों की बलि दी जाती थी, मनुष्य की बलि दी जाती थी। ठीक है, इस प्रथा को भी उसने डलहौजी ने समाप्त कर दिया था, रोक दिया था। और उन लोगों का जो ये बलियां देते थे उनका मान्यता क्या थी कि अगर हम किसी इंसान की बलि देते हैं तो इससे क्या होगा, जो मिट्टी की उर्वरकता है ना वो बढ़ जाएगी। और लॉजिक समझ रहे हो आप कि एक इंसान की बलि देते हैं और जो मिट्टी की उर्वरकता है ना वो बढ़ जाएगी। तो आज के टाइम में तो कोई मैच नहीं करा, कोई समझ नहीं आई बात की क्या है। मगर उस समय ये चीज हुआ करती थी क्योंकि ये समाज के कुप्रथा के रूप में हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया था, डलहौजी ने इस पर बैन कर दिया था, इस पर समाप्त कर दिया था कि आज के बाद कोई भी मानव बलि नहीं देंगे। ठीक है, देखिए ये तो कितना ही ज्यादा घिनौना काम था कि मतलब इंसान इंसान को ही मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि भैया हमारे क्या कहते हैं खेतों में अच्छे से खेती होनी चाहिए। तो ये मेंटालिटी भी थी, अब क्या कर सकते हैं उस समय। ठीक है, तो डलहौजी ने क्या किया था, तो मानव बलि की जो प्रथा थी इसको समाप्त कर दिया था। आगे है कैनिंग। कैनिंग से क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैनिंग का टाइम पीरियड क्या है? कैनिंग का टाइम पीरियड 1856 से लेके 1862 का। ठीक है, 1856 से लेके 1862 का टाइम पीरियड है कैनिंग का। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय बना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था कैनिंग। कौन था? कैनिंग। डलहौजी की बात था। ठीक है, कौन था? कैनिंग था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल।
और भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? कैनिंग था। क्वेश्चन यही बन जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसरॉय कौन था? तो कैनिंग था। क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? कैनिंग था। तो कैनिंग का क्या था? कैनिंग के समय 1857 की क्रांति भी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1857 की क्रांति किसके टाइम पे हुई थी? कैनिंग के टाइम पे हुई थी। तो 1857 क्रांति कैनिंग के टाइम पीरियड पे हुई थी, जिसके पश्चात भारत का जो शासन था वो कंपनी के हाथ से सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया था। तो पहले क्या था, यहाँ तो कंपनी का शासन था, फिर उसके बाद क्या था कि यहाँ से 1857 की जब क्रांति हुई थी और देखा गया था कि इतने लोग इसके अंगेस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ से जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार से छीन लिया गया था और सीधा कहाँ चला गया था? सॉरी, कंपनी से छीन लिया गया था, कहाँ चला गया था? ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया था। अब क्या था, नेक्स्ट पॉइंट है कि 1856 ईस्वी में कैनिंग के समय विधवा पुनः विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। कैनिंग के टाइम पे क्या किया गया था? पहले क्या था कि ना, पहले सती प्रथा भी था, ठीक है। उसमें तो क्या होता था कि मतलब किसी का हस्बैंड अगर क्या कहते हैं एक्सपायर हो जाता तो उसको उसके साथ ही मरना पड़ेगा, उसके साथ ही चिता पे बैठना पड़ेगा। उन्होंने उस पे क्या कहते हैं रोक लगाई, ठीक है। अब रोक तो लगा दी उन लोगों ने। अब एक स्त्री है, उसका हस्बैंड मर चुका है, अब वो सती भी नहीं हुई, वो जिंदा भी है। तो अब जो लोग है, जो समाज है, वो समाज तो को जिंदा नहीं रहने देगा, क्योंकि उस समय तो हिसाब किताब भी बहुत अलग था, मेंटेलिटी बहुत अलग थी लोगों की। तो अब उस वो जो स्त्री है वो क्या करेगी? राइट। उस स्त्री के लिए अब क्या है, क्योंकि उसका हस्बैंड है नहीं, सती वो हुई नहीं, ठीक है। अब वो क्या करेगी आगे फ्यूचर में? और जो समाज है वो उसको किस क्या कहते हैं नजर से देखेगा, या कैसे उसका बहिष्कार करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया कैनिन ने? क्या किया कि विधवा पुनः विवाह शुरू कर दिया, कि जो विधवा औरतें हैं ना, अब उनको ऐसी जीवन व्यतीत नहीं करना है कि, क्योंकि क्या था ना कि समाज में लोग ना खुद ये एक्शन नहीं ले सकते थे। ऐसा नहीं कर सकते थे कि एक औरत है, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, वो सती भी नहीं हुई है और उसने कहीं और शादी भी कर ली। तो ये चीज जो थी ना उस समय समाज के अंदर, समझ लो बिल्कुल घोर अन्याय माना जाता था। मतलब ये मेंटालिटी थी उस समय कि अगर किसी औरत के हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, और उसको पहले तो उनके हिसाब से तो ये था कि पहले अगर किसी का हस्बैंड एक्सपायर होता है तो तुम्हें सती होना पड़ेगा उनके हिसाब से। और अगर तुम सती नहीं हो रही हो, समझे, तो उनके साथ तो गुनाह था कि तुम सती क्यों नहीं हुई। और तुम नहीं हो रही हो और तुमने किसी और से शादी भी कर ली, तो समझ लो ये तो उनके लिए बहुत अति हो जाती थी समाज के लिए, कि तुमने ये क्या कर दिया। तो जब इन्होंने कहते हैं अंग्रेजों ने इसको देखा, तो इन्होंने समझा कि जो कैनिन था, कैनिन ने क्या किया कि इस चीज के ऊपर ना उसने रोक लगा दी, और उसने बोला कि अब से जो जो स्त्री होगी जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाएगा, वो क्या करेगी, वो सती तो नहीं होगी, क्योंकि क्या था कि राजा राम मोहन राय ने उस पर कानून बना के उसको रोक दिया था। मगर अब इन कैनिन ने क्या कि उसके लिए ना विधवा पुनः विवाह अधिनियम लागू किया गया, और उनसे बोला गया कि आप स्वतंत्र हो अपने लिए दोबारा शादी करने के लिए, और ये कानून के अंतर्गत होगा। मतलब आपको कानून प्रोटेक्शन देगा पूरी प्रॉपर इसके लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप शादी कर लीजिए कोई बात नहीं, बाद में कुछ होगा तो देखा जाएगा, नहीं। आप शादी कीजिए, और जो गवर्नमेंट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट है, वो आपको प्रोटेक्ट देगी, क्योंकि ये कानून के अंतर्गत है। अब ये कानून है, अगर आप शादी करते हैं किसी और से और हमारे पास आते हैं कानून, मतलब कोर्ट के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे समाज परेशान कर रहा है, तो कानून उसके लिए एक्शन लेगा। आगे है कि भारत का पहला कानून कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में हुआ था। तो भारत का जो पहला विवाह हुआ था ना, पहला विधवा विवाह हुआ था, मतलब पहला कानूनी विधवा विवाह जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 7 दिसंबर 1856 में। कब हुआ था? 7 दिसंबर 1856 में हुआ था, ठीक है। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था। तो कैनिंग के टाइम पीरियड पे क्या था कि 1861 में एक उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। क्या था? 1861 में एक उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, पुरानी अदालतों को, जो पुराने सुप्रीम कोर्ट थे और सदर अदालत थी, उनको समाप्त कर दिया गया, तथा कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो बोला जाएगा कि कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके टाइम पीरियड में हुई थी? तो कैनिंग के टाइम पीरियड में हुई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। कैनिन के समय पैतृक संपत्ति के संबंधित कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत धर्म
परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि कैनिन के टाइम पीरियड में एक पैतृक संपत्ति का एक्ट आया, ठीक है। इसके अंतर्गत ये क्या कि मान लो अगर एक पुत्र है और वो पुत्र क्या करता है कि अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। ये क्यों आया था, उसका लॉजिक को समझना, क्योंकि क्या था ना कि धर्म परिवर्तन हो रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे, जैसे मान लो पहले अगर हम हिस्ट्री में देखें तो मुगल भी आए हैं, उससे पहले गजनियां हैं, गौरी है, इन लोगों ने क्या किया है, धर्म परिवर्तन कराया ना लोगों के कि तुम इस्लाम धर्म को मानो और तुम अपना धर्म परिवर्तन करो। इन लोगों ने ये सब किया है, गौरी ने, ठीक है, गजनी ने, सब किया है, गजनवी ने। और जो मुगल आए थे, मुगलों ने भी क्या किया था, जैसे औरंगजेब है, इन्होंने क्या किया था, इस्लाम को इन्होंने किया था कि तुम फोर्सफुली इसको अपनाओ, तुम्हें करना है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने सेम चीजें अपनाई थी। अंग्रेजों ने क्या किया था कि तुम भाई आके यहाँ पे, तुम यहाँ पे ईसाई धर्म को अपनाओ, ईसाई धर्म को प्रायोरिटी दो, ठीक है, जो ईसाई धर्म को मानेगा उसको ये वो मिलेगी, फैसिलिटीज मिलेगी। तो ये सब कुछ था। तो इसने क्या किया कि मान लो अगर कोई पुत्र है, वो अब क्या करता है, वो हिंदू धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लेता है। तो अब क्या है, उसके माइंड माइंड में क्या सेट होगा कि यार मगर मैं ईसाई धर्म को अपना लेता हूँ तो मेरी तो संपत्ति, मतलब मेरे फादर जो है वो मुझे संपत्ति से निकाल देंगे, मुझे संपत्ति नहीं देंगे, तो क्या मैं ईसाई धर्म को अपनाऊं ना अपनाऊं। तो इन्होंने क्या किया कि कैनिन ने क्या किया, संपत्ति से पैतृक संपत्ति का एक्ट बना दिया और बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन करने का सिंपल सा फंडा इनका यही था कि हिंदू से ये ईसाई बन जाए। तो अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उस व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, उसका अधिकार ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे पहला था अभी भी वही रहेगा, चाहे वो धर्म परिवर्तन करे चाहे ना करे, ठीक है। इससे क्या हुआ, लोगों में और थोड़ा उत्साह हो गया, चलो ठीक है यार, एटलीस्ट कम से कम जो फादर की संपत्ति का जो है वो उसमें कोई टेंशन तो नहीं है कि मुझे उसकी संपत्ति मिल जाएगी, धर्म परिवर्तन करने से उसमें मुझे लॉस नहीं होगा। क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, इस चक्कर में भी कई बार धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे। और अंग्रेजों के थॉट प्रोसेस क्या था कि मैक्स टू मैक्स यहाँ पे जितने भी ईसाई जो धर्म है उसका प्रचार करें हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 ईस्वी में कैनिन के समय में ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद भी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जो इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए ये कहाँ से आया था, ये जो पोजीशन है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जो पोजीशन है ये कहाँ से आई थी। तो ये कैनिंग के टाइम पीरियड में आई थी 1857 ईस्वी में। कैनिंग ने क्या किया था कि 1857 ईस्वी में महालेखा परीक्षक का एक पद, क्या कहता, एक पद को लाया गया था, ठीक है, उसको सृजन किया गया था। और यही जो पद है ये अभी तक चल रहा है और स्वतंत्रता के बाद इसका जो नाम है वो हो गया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। क्वेश्चन यही बनेगा कि महालेखा परीक्षक पद की जो स्थापना तो नहीं कहेगा, स्थापना सर्जन जो है महालेखा परीक्षक पद के सर्जन किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो कैनिंग के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। आगे है भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही बनेगा कि मुगल सम्राट, क्योंकि मुगल थे उस समय, ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि जो मुगल सम्राट थे उनका जो पद था उसको कब समाप्त किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया था। किसके टाइम पीरियड में, कैनिंग के टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। मुगल सम्राट का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। किसके टाइम पीरियड के अंतर्गत, कैनिंग के टाइम पीरियड के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कैनिंग के समय डलहौजी द्वारा बनाई गई व्यापक सिद्धांत यानी कि लैप्स की नीति, राज्यों के विलय की नीति को समाप्त कर दिया। कैनिन जैसे डलहौजी ने बनाया था ना कि हाँ भाई लैप्स कर लेंगे, राज्यों को आपस में मिला ले करेंगे, ठीक है। तो कैनिन ने क्या किया, इस नीति को रोक दिया, बैन कर दिया, समाप्त कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया इस नीति के ऊपर, ठीक है। आगे है लॉरेंस। तो लॉरेंस का टाइम पीरियड क्या है, लॉरेंस से एक क्वेश्चन बनेगा, वो मैंने इसे कवर कर लिया है। लॉरेंस का टाइम पीरियड 1864 से लेके 1869 के बीच का टाइम पीरियड है लॉरेंस का। इसका क्वेश्चन क्या बनता है, इसके समय में वर्ष 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके टाइम पीरियड में शुरू की थी, लॉरेंस के टाइम पीरियड में शुरू की थी। किस समय, 1865 में। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके टाइम पीरियड में शुरू की गई थी, लॉरेंस के टाइम पीरियड में शुरू की गई थी। किस समय, 1865 में। नेक्स्ट है मेयो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे 3-4 पॉइंट बनते हैं।
जो मेयो का टाइम पीरियड है वो 1869 से लेके 1872 तक का टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसने 1872 ईस्वी में अजमेर में एक कॉलेज की स्थापना की। जो अजमेर में जो कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की है? मेयो ने की है, ठीक है। वर्ष 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना भी किसने की थी? मेयो ने की थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में इसी के समय काल में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके टाइम पीरियड में हुई थी? मेयो के टाइम पीरियड में हुई थी। मगर जो एक प्रॉपर तरीके से जो जनगणना हुई है ना, वो हम आगे समझेंगे वो किसके टाइम पीरियड में हुई, वो रिपन के टाइम पीरियड में हुई है। जो प्रॉपर तरीके से जनगणना हुई है जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मगर जो प्रथम जनगणना है वो कब हुई थी? मेयो के टाइम पे हुई थी, 1872 में। अब है रिपन। रिपन का टाइम पीरियड क्या है? 1880 से लेके 1884 के बीच का टाइम पीरियड है, ठीक है। जो बच्चे ग्राम सचिव का एग्जाम दे रहे होंगे ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो रिपिन ने सिविल सेवा प्रवेश में अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। रिपिन ने क्या किया? जो सिविल सेवा प्रवेश था ना, जो पहले एग्जाम दे रहे थे वो लोग सिविल सेवा प्रवेश का, उसकी जो आयु सीमा थी उसको चेंज कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। 19 से क्या कर दिया? 21 वर्ष उसने बढ़ा दिया, रिपिन ने किया। वर्ष 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधा दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को दी गई। रिपिन ने अपने टाइम पीरियड में क्या किया? 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया, उसको मना कर दिया, रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया उसके ऊपर। और जो भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उनको भी अब वही सुविधा देने जाने लगी थी जो बाकी समाचार पत्रों को दी जाती थी। आगे लोग इसने क्या किया? रिपन ने इसने स्थानीय सुशासन का इसे स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। 18 मई 1882 को स्थानीय सुशासन संबंधी कानून बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चे ग्राम सचिव का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ये पता भी होगा अच्छे से कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी इसने कानून बनाया था। इसके कार्यकाल में भारत में सर्वप्रथम 1881 में नियमित जनगणना कराई गई थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर यह है ना कि नियमित जनगणना किसके टाइम पीरियड में हुई है, तो रिपन के टाइम पीरियड में हुई है। कब हुई है? 1881 में हुई है। तब से लेके आज तक प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। और हैदराबाद और राजपूताना को छोड़कर, मतलब ये अलग चीजें बताता हूँ थोड़ी देर में इसको। अभी रिपिन के टाइम पीरियड में क्या था कि 1881 के अंदर सबसे पहले जनगणना तो मेयो के टाइम पे हुई थी, मगर वो एक नियमित नहीं थी। मगर रिपिन के टाइम में क्या था कि 1881 में नियमित रूप से जनगणना कराई गई थी, जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। और 10 साल का इसमें अंतराल होता है, 10 साल का गैप होता है। तो हर साल, जैसे अब 1881 कराई गई थी, तो अब 1800 जो अब जो क्या कहते हैं 2021 आएगा, तो 2021 में भी जनगणना कराई जाएगी, ठीक है। तो हर 10 साल के अंतराल में इसकी जनगणना कराई जाती है। उस टाइम पीरियड में क्या था, जो 1881 में कराई गई थी, उस टाइम पीरियड में हैदराबाद और राजपूताना को छोड़ दिया गया था, उनकी जनगणना नहीं की गई थी। आगे क्या बनता है इसमें? आगे है कि 1881 में रिपन द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। और 7 वर्ष से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इन्होंने क्या किया। पहले कहते थे कारखाना होता था, ठीक है। कारखाने में क्या होता था, उसमें बच्चे भी काम कर रहे हैं, बड़े बूढ़े सब काम कर रहे हैं, और कोई टाइम पीरियड नहीं है उसके अंदर। मतलब जो पूंजीपति लोग थे ना, वो बिल्कुल खून चूसते थे, उनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता था, मन माए मतलब मन मर्जी से उनसे काम कराया करते थे। रिप्पी ने क्या किया कि नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा। रिप्पी ने क्या किया कि 1881 में उसने एक प्रथम कारखाना अधिनियम लागू कर दिया। उसने बोला कि जितने भी कारखाने हैं ना, उसके अंदर 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं ना, देखो 7 वर्ष का जो बच्चा होता है 7 ईयर का, वो तो वैसे ही बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो 7 वर्ष का जो कम आयु के बच्चे हैं ना भैया, उनके लिए तो बिल्कुल प्रतिबंध है, उनको आप कारखाने में काम के लिए नहीं लगा सकते, बैन है, मतलब कानूनी अपराध है वो, ठीक है। और 7 वर्ष से 12 वर्ष के जो श्रमिक है, मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर जो क्योंकि 7 वर्ष से 12 वर्ष के जो बीच के है वो भी बच्चे ही होते थे, कि उन वो जो श्रमिक है
उनके लिए 9 घंटा का काम, मतलब अधिक से अधिक उनसे 9 घंटे का काम कराया जाता है, उससे अधिक उनसे काम नहीं करा सकता। मगर जो ये अधिनियम है ना, ये चाय, कॉफी और नील की खेती को छोड़ के बाकी सभी कारखानों पे था। लेकिन चाय, कॉफी और नील की खेती पे ये अधिनियम लागू नहीं होता था, बाकी सभी पे ये अधिनियम लागू होता था। आगे करते हैं। यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए 1883 में एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा विधेयक के विरोध को श्वेत विरोध के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि यूरोपियन के विरुद्ध, जो यूरोपियन यहाँ भारत में रहते थे, उनके विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए ना एक 1883 में एल्बर्ट विधेयक पास हुआ। लेकिन क्या किया, यूरोपियन ने उसका विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भारतीय ने, उनको ये लगता था ना कि यार हम लोगों के ऊपर, यूरोपियन के ऊपर जो मुकदमा है, जो सुनवाई होगी, वो भारतीय न्यायाधीश ने, जो भारतीय जज होंगे, वो कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये एल्बर्ट विधेयक आया था कि 1883 में कि नहीं, भारतीय न्यायाधीश भी दे सकते हैं यूरोपियों के यूरोपियों के मुकदमे के ऊपर सुनवाई। मगर इन्होंने, यूरोपियों ने उसको मना कर दिया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, हमारे मुकदमे की सुनवाई जो है ना, वो एक भारतीय न्यायाधीश नहीं करेगा। ठीक है। तो इस जो 1883 का एल्बर्ट विधेयक था, इसको तो माना नहीं गया। ठीक है, ये लागू नहीं हो पाया। और जो अंग्रेज लोग थे ना, इन्होंने क्या किया, जो इस विधेयक के विरोध में जो इन्होंने आंदोलन चलाया ना, इसको ये विरोध किया, इसको ये श्वेत विरोध कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मतलब कि इंडिया के अंदर आके, बाहर से लोग आए इंडिया के अंदर आके, अब इन पे कोई केस होगा तो वो जो इंडियन जज है ना, वो इसको सुनवाई नहीं कर सकता, उसे फैसला नहीं सुना सकता इसके ऊपर। इसका इन्होंने विरोध किया, और अपने ही विरोध को क्या कहते हैं, श्वेत विरोध के नाम से इन्होंने, मतलब ऐसा उसका नाम दिया, अपने विरोध को इन्होंने श्वेत विरोध का नाम दिया। अब है डफरिन। ठीक है, डफरिन का टाइम पीरियड देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो डफरिन का टाइम पीरियड है 1884 से लेके 1888 के बीच का। ठीक है, 1884 से लेके 1888 के बीच का टाइम पीरियड है इसके अंदर। डफरिन के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसके नेतृत्व में हुई, किसने करी। ठीक है, किसके टाइम पीरियड पे हुई। तो किसके टाइम पीरियड में हुई थी? डफरिन के टाइम पीरियड में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, किसने की थी, कौन था आदेश, किसने किया था नेतृत्व? ए ओ ह्यूम ने किया था। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? पर्टिकुलर जगह पे बॉम्बे के, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 की हुई थी। किसके टाइम पीरियड में हुई थी? डफरिन के टाइम पीरियड पे हुई थी। आगे है लैंसडाउन। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 1888 से लेके 1894 तक का टाइम पीरियड है। क्या है? 1888 से लेके 1894 तक का टाइम पीरियड है। इसके कार्यकाल में इसके कार्यकाल में 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लागू किया गया। इसमें क्या किया गया? स्त्रियों को 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की गई। क्या था इसके अंदर? इसमें था कि एक दूसरा दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लागू किया गया। इसमें क्या किया? स्त्रियों को 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने, और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी मंजूरी कर दी। इसी के कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? डूरेंट रेखा भी कहते हैं, राइट। जो वो रेखा खींची गई थी, वो लैंसडाउन के टाइम पीरियड में ही खींची गई थी। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान में उस समय थी, मगर अब क्या है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ गई है। ठीक है, अब क्योंकि भारत का हिस्सा तो अब हट गया है। अब वो जो क्या कहते हैं, ये रेखा है, जो मध्य सीमा रेखा है, वो अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं रह गई है। अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई है। आगे है कर्जन। कर्जन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कर्जन से क्या है? टाइम पीरियड क्या है? 1899 से लेके 1905 तक का टाइम पीरियड है। क्या टाइम पीरियड है? 1899 से लेके 1905 तक का टाइम पीरियड है। तो क्या क्या है इसके अंदर? कर्जन ने अपने कार्यकाल में नियम आयोग का गठन किया। क्या किया था कर्जन ने? अपने कार्यकाल में क्या किया था? नियम आयोग का गठन किया था।
तो ये आयोग है और इनके अध्यक्ष है, ये थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बारी, तो पूरा पूरा कवर करके चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आयोग था सिंचाई आयोग, ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कॉलिंग स्कॉट थे। कौन थे? कॉलिंग स्कॉट थे सिंचाई आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। सेकंड है रेलवे आयोग। रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? टॉमस रॉबर्टसन। कौन थे? टॉमस रॉबर्टसन थे, वो रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है पुलिस आयोग। पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एंड्रू फेजर। कौन थे? एंड्रू फेजर थे पुलिस आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय आयोग। जो विश्वविद्यालय आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? टॉमस रेले। कौन थे? टॉमस रेले थे विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष। इसको याद कर लेना, नोट्स बनाना इसके, क्योंकि बाई चांस क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई पीसीएस के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन फंस जाते हैं कई बारी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट है कर्जन के टाइम पीरियड की और चीज देखते क्या क्या हुआ था। तो 1899 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। क्या किया कर्जन ने क्या किया कि भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम लागू किया, और क्या किया, जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा थी ना, इसको ही भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया, राइट। कर्जन के कार्यकाल में 1901 ईस्वी में कृषि बैंक करवाए और कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। मतलब कहना जाता है कि कर्जन के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था 1901 के अंदर, जो कृषि बैंक थे इसके अंदर और कृषि इंस्पेक्टर, इन कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया था? 1904 में पास किया गया था। किसके टाइम पीरियड में पास किया था? कर्जन के टाइम पीरियड में पास किया गया था, ठीक है। और कर्जन के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम लागू किया गया था, जिससे अंग्रेजी मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा बना दिया गया था। भारत में कृषि बैंक बनवाए गए थे और कृषि इंस्पेक्टर जनरल की भी नियुक्ति की गई थी, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया गया था 1904 में। और क्या क्या हुआ था इसमें? 1904 में कर्जन के कार्यकाल में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपए देने की व्यवस्था की गई थी। कर्जन के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था 1904 में एक सहकारी उधार समिति बनाया गया था, सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था, और इसके अंतर्गत जो सहकारी समितियां थी वो किसानों को ना उचित ब्याज पर रुपया देती थी, यानी कि लोन दिया करती थी उनको। 1904 ईस्वी में ही प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की तरफ ध्यान दिया। इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। किसके टाइम पीरियड में हुई थी? कर्जन के टाइम पीरियड में हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग क्या करता है? जो ऐतिहासिक इमारतें इनकी सुरक्षा और मरम्मत करता है। इससे पहले इनकी मरम्मत कोई नहीं किया करता था, इनकी सुरक्षा कोई नहीं किया करता था। कर्जन ने 1904 में क्या किया? प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसके अंतर्गत भारत में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें थी उनकी सुरक्षा की तरफ और मरम्मत की तरफ ध्यान दिया गया, और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की गई। किसके टाइम पीरियड में? कर्जन के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। किसानों के सहयोग के लिए 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। तो किसानों के सहयोग के लिए क्या खोला गया? 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई थी कर्जन के टाइम पीरियड में। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की का भी निर्माण किया गया था। जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है वो किसके टाइम पीरियड में बना हुआ है? वो कर्जन के टाइम पीरियड में बना हुआ है। कर्जन का भारत विरोधी कार्य। अब भारत विरोधी कार्य क्या था? कर्जन ने अब ये काम तो किए, अब भारत विरोधी कार्य क्या किया? तो कर्जन का भारत विरोधी कार्य है 1905 में बंगाल का विभाजन। कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था? 1905 में किया था, जिसका निर्णय की घोषणा उसने कहाँ की थी? शिमला में की थी, राइट। यहाँ से पीछे करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? कर्जन के टाइम पीरियड पे हुआ था। कहाँ पे घोषणा की थी उसने? शिमला में घोषणा की थी उसने। अब है मेंटो दित्ते। मेंटो दित्ते का टाइम पीरियड क्या है? 1905 से लेके 1910 का टाइम पीरियड है मेंटो दित्ते का। तो क्या है इसका? पढ़ते हैं। वर्ष 1906 में आगा खान और उल्ला खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई?
और किसने करी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। कहाँ हुई? ढाका में हुई। किसने की? तो आगा खान और उल्ला खान ने की थी। दोबारा रिपीट करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। किसने की थी? आगा खान और उल्ला खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसके टाइम पीरियड पे की थी? तो मिंटो द्वितीय के टाइम पीरियड पे की थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ पे, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन इसी के कार्यकाल में हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल नरम दल। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कांग्रेस से कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था, उस टाइम पीरियड के अंदर कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल। देखिए बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते भी हैं, इसलिए इसके रिगार्डिंग मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से। आप वहां जाइए, उसको पढ़िए, उसमें एक एक क्वेश्चन जो भी बन सकता है उसके अंदर वो सारा मैंने वहां पे कवर किया है, राइट। अब यहाँ पढ़ते हैं हम, यहाँ का थर्ड पॉइंट क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 इसी के कार्यकाल में भारत में आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो भारत में आया था 1909 में, किसके टाइम पीरियड में कहा आया था? मिंटो के टाइम पीरियड में ही आया था। नेक्स्ट है हॉर्डिंग द्वितीय। अब हॉर्डिंग द्वितीय का क्या है? 1910 से लेकर 1916 के बीच का इसका टाइम पीरियड है। इसी के समय काल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, इसी के टाइम में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 में भारत के दिल्ली राज्य में आए थे। उनका यहाँ पे भव्य स्वागत हुआ था और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे कि क्या कहते हैं, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 में किया गया था। कब किया था? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और कौन आया था इसमें? कौन थे क्या कहते हैं, अतिथि कौन थे उसके अंदर? तो अतिथि थे इसके अंदर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, ठीक है। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, उसकी घोषणा कर दी गई थी कि बंगाल का विभाजन जो है वो अब रद्द कर दिया गया है, और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट भी इसका है कि 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। 1911 में क्या हुआ था? जॉर्ज पंचम, राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे और भारत में दिल्ली में क्या था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार के अंदर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में हस्तांतरित कर दिया गया था, और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था। आगे बढ़ते और इसके ही समय में 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था, जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। यानी कि जो 1911 का टाइम पीरियड था, इसके अंदर कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय गान जो है, भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो गाया गया था, और उसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको क्या कहते हैं, जो मेरा वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके अंदर मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन ये, ठीक है। और ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था? ये हॉर्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड में हुआ था। इसी के कार्यकाल में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। किसके टाइम पीरियड में हुआ था? हॉर्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1916 में हॉर्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त किया गया था। तो हॉर्डिंग को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त भी किया गया था। नेक्स्ट है चेम्सफोर्ड, ठीक है। चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1916 से लेकर 1921 का टाइम पीरियड रहेगा, राइट। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक मिनट पानी वानी पी ले। तो देखते हैं यहाँ पे चेम्सफोर्ड के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 1916 से लेकर 1921 का, राइट। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, राइट। और जो कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुकी थी, गरम दल नरम दल, वो दोबारा से अब एक हो गई थी, और इनके साथ कौन मिल गया था? इनके साथ मुस्लिम लीग भी इनके साथ ही मिल गई थी। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1916 में क्या किया गया था? पूना में
महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके टाइम पीरियड में? जेम्स फोर्ड के टाइम पीरियड में। इसी के कार्यकाल के अंदर क्या होता, 1919 का जो रोलेट एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रोलेट एक्ट 1919 का ये पारित हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। बच्चों आई थिंक आपको सबको इस चीज के बारे में पता होगा कि जो रोलेट एक्ट आया था, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत कहते हैं कोई ना कोई वकील, ना कोई दलील, ठीक है, ना कोई अपील के क्या कहते हैं प्रस्ताव रखा गया था जिसका विरोध किया गया था, और इसके विरोध के लिए 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने गोलियों से कई सारे जो हिंदुस्तानी थे उनको क्या कहते हैं मार दिया था। उसके विरुद्ध में उसके ऊपर क्या केस भी चला था, मगर वो एक क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी टाइप का ही था। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक ब्लैक डे के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। और क्या कहते हैं जो जलियांवाला बाग है वो अमृतसर में है। क्या कहते हैं अमृतसर में जो गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, उसके बिल्कुल जस्ट पास में ही है। कभी आप जाओ तो वहाँ जरूर होके आना, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है वहाँ पे। और जो गोलियां दागी गई थी उसके निशान भी अभी वहाँ पे हैं, तो लोग जाते हैं। वहाँ पे एक कुआं भी है जिसमें, क्योंकि कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो जिनका ये विचार भी था कि हम लोग अगर मरना ही है तो अंग्रेजों की गोली से नहीं मरना है, हम खुद ही अपने शरीर को त्याग देंगे। तो उन लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे एक कुआं था उस मैदान के अंदर, और जितने भी लोग थे वो उस कुएं में कूदते चले गए, और एक टाइम पे ऐसा भी आया कि वो कुआं जो था वो पूरा लाशों से भर गया था। तो बहुत ही एक दुख घटना है, और बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ा अत्याचार लगा लो कि एक एक जनरल डायर जिसकी एक एक मानसिकता की वजह से इतने लोगों की हत्या हो गई थी। ठीक है, आगे इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो खिलाफत आंदोलन है एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी इसी के टाइम पीरियड के अंदर हुआ था। जो खिलाफत आंदोलन था और जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? वो जेम्स फोर्ड के टाइम पीरियड में ही हुआ था। नेक्स्ट है रीडिंग। रीडिंग का टाइम पीरियड क्या है? 1921 से लेके 1926। अब इसके अंदर जो मेन मेन चीजें वो हम इसमें कवर कर लेते हैं। रीडिंग के टाइम पीरियड में क्या है कि इसके कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 को चोराचारी का कांड हुआ था, जिसके बाद क्या किया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये तो हमें देखो बच्चों को पता ही है सबको हमें कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, और 5 फरवरी 1922 को चोराचारी का कांड हुआ था, जिसके अंतर्गत कई सारे पुलिस वालों को, आई थिंक 22 पुलिस वालों को एक एक पुलिस स्टेशन के अंदर ही उनको बंद करके उनको आग लगा दी गई थी, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। देखिए हर बंदे अब अपने अपनी सोच है, आपकी अलग सोच हो सकती है, मेरी अपनी सोच अलग हो सकती है। अहिंसा बहुत अच्छी चीज है, हमें अपनानी भी चाहिए, जरूर फॉलो भी करनी चाहिए, मगर उसका एक मोड होना चाहिए। अहिंसा ऐसा नहीं है कि आप हर एक पे ही अप्लाई करो, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, हो सकता है आपका पर्सनल मानना अलग हो। मेरे हिसाब से जो असहयोग आंदोलन था वो इतना प्रभावशाली आंदोलन था उस समय का कि इसको असहयोग आंदोलन को गांधी की आंधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भारत में इसका इतना ज्यादा प्रसार हुआ था कि लोग बहुत सपोर्ट में थे इसके। और अगर ये चलता, गांधी जी को सपोर्ट करते ये चलता, तो शायद ऐसा हो सकता था कि हमारा जो देश है वो उस समय ही आजाद हो जाता। ठीक है, जिस जैसी परिस्थितियां थी उस समय की, अगर ये चलता तो हो सकता था कि हमारा देश उस समय ही आजाद हो जाता। मगर अब वही था कि अब हर बंदे की अपनी सोच है, तो गांधी जी की अपनी अलग सोच थी। जैसे ये चोराचारी का कांड हुआ, ठीक है, 1922 को, तो गांधी जी ने इस पे काफी मतलब क्या कहते हैं आपत्ति जगाई जताई कि आप लोगों ने अहिंसा क्यों मतलब आप लोगों ने हिंसा क्यों करी, जबकि हमारा जो रास्ता वो कहते हैं वो अहिंसा का रास्ता है। आप चाहे वो पुलिस वाले अंग्रेज पुलिस वाले क्यों ना थे, मगर हमें उनको मानना नहीं चाहिए था। ये गांधी जी के विचार थे, और इस पे दुखी हो गए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जो कि इतने अच्छे फ्लो में चल रहा था कि अगर वो चलता ही रहता तो शायद देश का भविष्य कुछ और ही होता। मगर गांधी जी की सोच के हिसाब से वो चीज वापस ले ली गई। और जैसे ही वो वापस ले लिया गया तो बहुत सारे जो जो उनके सपोर्टर में थे उन सबको पुलिस क्या होता है देखो, जैसे समझो जब वो आंदोलन वापस ले लिया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, अब ढूंढेगी, पकड़ेगी उनको, एक एक पकड़ के उनको जेलों में डालेगी, उनको मारेगी। ठीक है, तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने यही किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यही किया कि जैसे ही आंदोलन वापस हुआ, अब थोड़ा ठंडा सा माहौल हो गया, उन्होंने पकड़ा एक एक बंदों को, जो जो जिन जिनको चेहरे पहचान में आए उनको लेके गए, और उनको जेल में उनको फिर अच्छे से उनको मारा पीटा गया। तो ये चीज सही नहीं थी मेरे हिसाब से। तो ये था कि अशोक आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, हो सकता है आपका पर्सनल मानना अलग हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में
1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। तो जो इलाहाबाद में जो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी 1922 में, वो इसी के टाइम पीरियड में की गई थी, रैनिंग के टाइम पीरियड में की गई थी। ठीक है। 1923 में चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन बनेगा कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी। किसने की थी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसके टाइम पीरियड में की थी, तो रेडिंग के टाइम पीरियड में की थी। ठीक है। नेक्स्ट है इरविन। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इरविन का जो टाइम पीरियड है 1926 से लेकर 1931 तक का टाइम पीरियड है। ठीक है। इसके कार्यकाल में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा कि साइमन कमीशन भारत में कहाँ आया था, किस जगह पे आया था, तो बॉम्बे में आया था। कब आया था, 28 फरवरी को आया था। किसके टाइम पीरियड में आया था, इरविन के टाइम पीरियड में आया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल में 1929 में बम भी फेंका गया था। ठीक है। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, उनके सिर पर लाठी वाठी मार के उनकी मृत्यु कर दी गई थी। और ये मृत्यु क्यों हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध में ही हुई थी। ठीक है। तो जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो भारतीय चरमपंथी के जो भारतीय के जो मान लो जो गर्म दल के नेता थे, जो इनके फेवर में थे, लाला लाजपत राय के जो फेवर में थे, इन लोगों ने क्या किया था, जब भगत सिंह थे, इन सब ने क्या किया था, दिल्ली के असेंबली हॉल में इन्होंने बम फेंका था। कब फेंका था, 1929 में फेंका था। ठीक है। इसके कार्यकाल में 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको हम लोग, कि इरविंग के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था कि 1929 का कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक है। इसमें क्या था, इसमें स्वराज्य का नारा दिया गया था, पूर्ण स्वराज्य। ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि पूर्ण स्वराज्य का नारा कब दिया गया था, तो 1929 में दिया गया था। कब, कहाँ, किस अधिवेशन में दिया गया था, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिया गया था पूर्ण स्वराज्य का नारा। ठीक है। और फिर क्या किया गया था, 26 जनवरी 1930 को, नेक्स्ट ईयर ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। इन्होंने बोला था कि हम लोग आज, मतलब ये अपने से ही मनाते थे। इन्होंने बोला कि हम लोग आज से स्वतंत्र हैं और इसलिए हम 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। देखो बच्चों समझो, हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, ठीक है, जबकि स्वतंत्रता दिवस तो कुछ और है, मगर ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो 26 जनवरी का जो दिन है, ये ऑलरेडी 1930 में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस दिन हम स्वतंत्र है। ठीक है। इसलिए जो 26 जनवरी का दिन है वो इंपॉर्टेंट दिन है। आगे क्या हुआ था कि 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें क्या था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये क्या हुआ था, विफल हो गया था। हालांकि तीनों ही विफल हो गए थे, मगर पहला विफल हो गया था क्योंकि कांग्रेस ने उसने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 22 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। 22 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और 25 जनवरी 1930 को गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसके इसके बाद क्या किया गया, गांधी जी ने सविनय आंदोलन भी वापस ले लिया, स्थगित कर दिया। यानी कि बात ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 को, 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो पहला गवर्नमेंट सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया था। इरविन को क्या समझ आया, इरविन को समझ आया कि कांग्रेस तो आई नहीं, कांग्रेस आई नहीं तो इसका मतलब ये क्या कहते हैं फेल भी हो गया था उसका पहला गोलमेज सम्मेलन। तो उसने क्या किया, गांधी जी से समझौता कर लिया कि ऐसा ठीक है, आप एक काम करो, आप क्या कहते हैं गोलमेज सम्मेलन में आ जाओ और सविनय आंदोलन को समाप्त कर दो। तो जो गांधी और इरविन का समझौता हुआ है, इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 1931 में हुआ था और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, गांधी जी ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है। आगे क्या था, फिर क्या था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ, जिसमें क्या था, कांग्रेस ने भी भाग लिया। अब सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ क्योंकि गांधी जी इरविन का समझौता हो गया था। तो सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था कब हुआ था, वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है। इसके कार्यकाल में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन ये बनेगा कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था,
द्वितीय दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी इरविन समझौते के बाद। और किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है लिन लिथगो। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1936 से लेके 1943 तक का टाइम पीरियड है इसका। इसमें क्या है कि इसके कार्यकाल में 1 सितंबर 1929 मतलब 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने बिना पूछे भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया था। मतलब क्या होता है इसके टाइम पीरियड के अंदर, क्या होता, इसके टाइम पीरियड के अंदर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, बिना भारतीयों की इजाजत के उनको, भैया उनकी सेना, मतलब क्योंकि जो ब्रिटिश सेना थी उसमें वो भी थे, भारतीय भी थे, तो इन्होंने क्या किया कि तो भारतीयों को बिना सोचे समझे इन्होंने युद्ध में भेज दिया। अब क्या था कि कांग्रेस ने इनके विरुद्ध में ना कोई भाई ना कोई पाई, ना कोई भाई ना कोई पाई का नारा दिया और सभी प्रांतों में मंत्रिमंडल में त्यागपत्र दे दिया। इनके टाइम पीरियड में क्या होता कि जैसे ही इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों को झोंका, तो इन्होंने क्या किया कि एक कांग्रेस वालों ने एक नारा लगाया, नारा था ना कोई भाई ना कोई पाई, और इन्होंने क्या किया सभी प्रांतों के अंदर जो जितने मंत्रिमंडल थे उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक पार्टी का गठन किया। क्वेश्चन बनेगा फॉरवर्ड ब्लॉक का की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? तो 1 मई 1939 को की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 को पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई, जिसका प्रस्ताव सिकंदर हयात खान रखा गया। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मुस्लिम लीग की जो लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1940 का। जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 का, उसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। मतलब पहली बार बताया गया था कि हमको एक अलग देश बनाना है, अलग एक क्या कहते हैं राष्ट्र बनाना है, जिसका नाम होगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान वर्ड को लाया गया था पहली बार। कब लाया गया था? 1940 में लाया गया था मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और जिसका प्रस्ताव रखा किसने था? किसने बोला था कि यार हमें पाकिस्तान, मतलब एक पाकिस्तान होना चाहिए अलग मुसलमानों के लिए? किसने रखा था उसका प्रस्ताव? तो सिकंदर हयात खान रखा था। किसने रखा था? सिकंदर हयात खान ने रखा था पाकिस्तान की मांग। कहाँ पे? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में। नेक्स्ट है, इसके कार्यकाल में पहली बार चुनाव कराए गए और कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बना पाई। लिन लिथको के टाइम पीरियड के अंदर ही पहली बार क्या होते चुनाव हुए थे भारत में, और कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बना पाई थी। आगे करेंगे कि इसके इसके टाइम पीरियड में और क्या क्या चीजें देखते हैं। इसी के कार्यकाल में 9 अगस्त 1942 को क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ठीक है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। मतलब इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, 1942 के टाइम पीरियड पे क्रिप्स मिशन भारत में आया था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया था, मतलब मानने से मना कर दिया था। फिर 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ किया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और देखो भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट किया था गांधी जी ने, तो गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, अब देखिए ये भी मेरा पर्सनल व्यू है अपना, कि करो या मरो का मरो मतलब क्या होता है? ये तो हिंसा होगी, राइट? और नारा कौन दे रहा है? गांधी जी दे रहे हैं। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं? करो या मरो। अब देखिए जो बात गांधी जी को 1942 को समझ आई थी कि भैया इनसे तो ऐसे ही निपटना पड़ेगा, इनसे प्यार की भाषा से काम नहीं चलेगा, करो या मरो का नारा देना ही पड़ेगा, या तो करना है या तो मरना है। ठीक है, तो जो बात इनको अब समझ आई थी, वही बात भगत सिंह कितने साल पहले कह के जा चुके थे। वो कह के जा चुके थे इस बात को कि इन लोग, उन्होंने असेंबली में जब बम फेंका तो उन्होंने क्या बोला था कि जो बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो जो विचार उनके थे, जो चीज जिस सिद्धांत पे भगत सिंह चला करते थे, उन चीजों को, उनकी बातों को इतने सालों के बाद गांधी जी को 1942 में समझ आया था कि हाँ अब अंग्रेजों से जो अगर लड़ना है तो करो या मरो की नीति से ही लड़ सकते हैं, सिर्फ लाठियां खाने से और मरने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में पड़ा था? लिन लिथगो के टाइम पे ही पड़ा था, 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल। नेक्स्ट है माउंट बेटन। ठीक है, लास्ट है ये। 1947 से क्या था, 1948 के बीच के अंदर, 1947 में आज़ाद हो गया था इंडिया, मगर
कुछ टाइम पीरियड के जब तक संविधान नहीं बना था, तो तब तक के लिए माउंटबेटन थे। तो यहाँ पे पॉइंट है कि 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया। ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई, जिसमें भारत का विभाजन शामिल किया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि 1947 में भारत का जो लास्ट गवर्नर जनरल था, जो वायसराय था, कौन था? माउंटबेटन था। ठीक है। और क्या हुआ था, इसने इसने माउंटबेटन योजना घोषित की, जिसमें उसने क्या किया, उस घोषणा के अंदर क्या किया, भारत के विभाजन के भी शामिल किया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसको 8 जुलाई को स्वीकृति मिल गई और विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी गई। ठीक है। 1947 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद के अंदर प्रस्ताव रखा गया और बताया गया कि हाँ भाई, अब से भारत और पाकिस्तान के दो राष्ट्रों में बनाने की घोषणा कर दी गई उन्होंने। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। नेक्स्ट है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। जितना भी मैं इसमें कवर कर सकता था मैंने कवर किए हैं। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए इसको अच्छे से, राइट। और वीडियो को 2-3 बार देखिए आप अच्छे से। और प्लीज़ अगर आप इसको वीडियो पसंद आता है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना के ला सकें। और बस आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।